कंटिन्यू हो रहा है रिकॉर्ड। हो गया, यस। स्टार्ट हो गया। ओके सो मेरे भाई और बहनों, आज फिर से हमारे पास नीरज वर्मा आए हैं, जो कि मेरे हिसाब से नंबर वन ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर हैं पूरे अरे इंडिया में, मैं शायद कहूंगा। क्योंकि इनकी तरह, जिस तरह से ये प्रिडिक्ट करते हैं, मैंने आज तक नहीं देखा। एक और पर्सन बस देखा हुआ है। वो है ईव, मैंने बताया हुआ है। पर जिस तरह से ये सिंप्लिसिटी के साथ प्रिडिक्ट करते हैं, तो तभी मैं हमेशा इन्हीं को ईमेल करता हूँ, आप कब आ रहे हो। पिछले 2 महीने से मुझे टाल रहे थे क्योंकि टेक्नोलॉजी का कुछ इशू भी हो रहा था। तो मैंने कहा आप आए और बताएं, स्पेशली जो जिनके इनके ही थ्रू मैंने ये नक्षत्र वामसा चार्ट, सप्तविंशांसा चार्ट जो आज डिस्कस करेंगे, वो है माइक्रोस्कोपिक व्यू नवांशा का। तो अगर सीखना है ज्योतिष असली, वो इन्हीं से सीखो, इन्हीं से। क्योंकि मैं बताता हूं, क्योंकि जैसे नाडी एस्ट्रोलॉजी हो गई, BNN, उसको देख के बड़ा अच्छा लगा क्योंकि बहुत सिंपल है मेरे ब्रेन के लिए। फिर मैंने कहा, क्योंकि मुझे लग रहा था वैदिक इतनी मुश्किल है, पर जब आपसे जब सीखा ना, फिर लगा कि मजा तो वैदिक में ज्यादा है, BNN में कम है। तो इस टीचर का एक वो होता है, टीचर का जो टीचर होना चाहिए सिखाने के लिए उसको अच्छी तरह। तो फिर मैंने देखा कि नहीं, वैदिक में उतना ही मजा है जितना BNN में भी है। तो यही आपके थ्रू मैंने देखा। तो मैं कहूंगा कि आप जो भी ये कोर्स निकालते हैं, ला रहे हैं, लो। और इनका चैनल भी है, सतविशाख एस्ट्रोलॉजी, वो मैंने पहले भी बता चुका हूं। तो नमस्ते नीरज जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। वैसे भी आपको बता दिया इसका हाल क्या हो रहा है। हाँ, पर या तो आप बताएं आज इसकी। आज हम लोग बात करने वाले हैं D27 के बारे में, है ना। डिविजनल चार्ट है। हाँ। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ सभी लोगों से कि आप जब लग्न चार्ट देखते हैं तो स्टेप वाइज नीचे जाइए। जैसे कि हम व्यक्ति के लेयर्स में उतरते हैं ना। हाँ। पहले बॉडी देखते हैं, फिर उसके नीचे मन में जाते हैं, फिर उसके नीचे चेतना के लेयर्स में जाते हैं, और लास्ट में जाकर कहीं आत्मा बिल्कुल मिलती है। हाँ। तो वैसे ही बिल्कुल जब पर्सनालिटी के लेयर्स में उतरना हो ना, तो सबसे पहले लग्न चार्ट, और उसके बाद उसको तीन से काटेंगे। 30 डिग्री का होता है एक हाँ। लग्न, यानी कि एक राशि। उसको 3 से काटेंगे तो 10-10 डिग्री के तीन बनेंगे, यानी कि द्रेक्कना बन गया D3। देखना बन गया। हाँ। अब ये जो तीन का फैक्टर है ना, ये हमारे बहुत काम का है। जब इस तीन को फिर तीन से काटते हैं तो हमारे पास बस बनता है D9, जिसका हम हाँ। यूज करते हैं मैरिज के लिए और प्लेनेटरी स्ट्रेंथ देखने के लिए। हाँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति चेहरे से बहुत खूबसूरत दिखता हो, चेहरे से बड़ा हेल्दी दिखता हो, लेकिन अंदर उसकी किडनी खराब है, अंदर लीवर जो है ना वो फैटी हो गया है, दिक्कत है लीवर में, हाँ। ब्लड नहीं बनता है, ब्लड कैंसर हो गया है, तो हम बॉडी देख करके कभी भी ये नहीं कहेंगे कि वो हेल्दी है, हाँ। अगर हमें पता है भीतर के लेयर्स का तो। नहीं तो बॉडी देख करके हम कह सकते हैं देखने में तो हेल्दी लग रहा है। या। तो भीतर के लेयर्स में जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए D3 में जाना, D9 में जाना, और जब फिर तीन के हिस्से करेंगे तो हम पहुंच जाते हैं D27 में। और ये तीन के फैक्टर्स है ना, या। 9 × 3 27 हो जाता है, हाँ। 3 × 3 9 हो जाता है, और थ्री तो हमने पहले रखा ही है। हाँ। तो ये लेयर्स के लेयर्स में उतरता है, D9 के भी लेयर में उतर जाता है ये। तो एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जैसे 10-10 डिग्री का जो द्रेशकान होता है, उसकी इंपॉर्टेंस और नवांश की इंपॉर्टेंस जो एकदम 3 डिग्री पे होती है हर नक्षत्र पदा के ऊपर, उसमें फिर क्या फर्क होता है, और सीधा वहीं क्यों नहीं जंप करते हम फिर। हाँ, बिल्कुल सही बात। हाँ। तो अब इसके लिए फिर एक एग्जाम्पल समझते हैं। हाँ। हम किसी व्यक्ति के अंदर के भय की क्षमता को जानना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि डरता कितना है व्यक्ति। हाँ। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको शेर के सामने ले जाके खड़ा कर देंगे। या। पहले बिल्ली, हाँ। फिर कुत्ता, फिर या। कोई हायर लेवल का कुत्ता, फिर उससे भी हायर लेवल का कुत्ता, फिर शेर। तो हमें पता चलेगा कि कौन सी जगह पर जाकर के ये कमजोर हो जाता है। अच्छा।
तो हमें लेयर्स में देखना पड़ेगा। हालांकि हम D3 भी जो लेते हैं ना, D3 को भी जो हम लेते हैं, वो भी फिजिकल के ही फिजिकल लेयर है, अच्छा। हाँ। फिजिकल में ही है वो भीतर का लेयर। या। लेकिन D9 में जब जाते हैं तब वो लेयर और भीतर और सूक्ष्म और सटल होते चले जाते हैं। और हाँ। D9 का भी D9 अगर हम माने तो वो बन जाता है, वैसे तो D81 बन जाता हाँ। है ना। लेकिन इसको अगर हम और इसकी इसके थर्ड हिस्से को करेंगे तो ये D27 बन जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो। 3 से गुना कर गए, या। और कोई 6 अंश 40 मिनट का नहीं, 6 मिनट 40 सेकंड का होता है ये D3, सॉरी D27। T27। और आज के लिए मैंने, क्योंकि पिछले हमने जितनी भी रिकॉर्डिंग की है ना, हाँ। उसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाती है कि आगे पीछे मामला हो जाता है, तो आज मैंने पीपीटी बना रखी है। अच्छा। और मैंने पीपीटी बना रखी है, और इसके जो लेयर्स हैं इसमें हम बेसिक से नीचे उतरेंगे। आज तो थोड़ी सी बेसिक बात हम करेंगे क्योंकि इसमें बहुत लेयर्स हैं। तो डी जैसे आपने ट्वेंटी सेवन बताया था कि ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है नवांशा का। हाँ, 1 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड का एक हिस्सा होता है। अच्छा। तो दूसरा होगा 2 डिग्री 40 के लिए, फिर उसको आगे बढ़ा देंगे हम। और वो इसलिए होता है क्योंकि जो उनकी देवी देवता हैं वो नक्षत्र की जो तिथिज होती हैं वही हैं। ये ये बड़ा मजेदार मामला है कि जब 27 हिस्सों में एक राशि को हम तोड़ेंगे ना, 30 डिग्री हाँ। को 27 हिस्सों में तोड़ेंगे, तो ये नक्षत्र के 27 और ये 27 दोनों मिल जाते हैं। हाँ, मिल जाते और हैं। इसकी जो लॉर्डशिप आती है ना, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी हाँ। मृगशिरा आर्द्रा, जो इनके डेटीज हैं वही इसके हिस्सों के डेटीज बनते हैं। तिथि या बनते हैं। फर्स्ट हिस्से के लिए अश्विनी के जो डेटी हैं, अश्विनी कुमार, वही बनेंगे। हाँ। भरणी के लिए भी वैसे ही होगा। तो वो हिस्से वाइज जो है ना, हम नक्षत्र का भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रेडिक्शन है नक्षत्र का, थोड़ा डिफिकल्ट है। नक्षत्रों के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, नक्षत्रों का आइडिया होना चाहिए। हाँ। आज जो हम बात करेंगे उसमें नक्षत्र की कोई बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं चीजों को करेंगे। सिंपल बनाने का प्रयास करेंगे। और देखेंगे कि भीतर, अगर मैं बोल रहा हूं कि भीतर के लेयर्स में हम जा सकते हैं और भीतर की स्ट्रेंथ देख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम एक्चुअली व्यक्ति के स्टेमिना और इंड्योरेंस को देख सकते हैं। फिजिकली वो स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन स्ट्रांग होने के बाद उसका स्टेमिना और इंड्योरेंस क्या है, वो तो हमें भीतर जाकर पता चलेगा ना। हाँ। तो प्लेनेट के इंडोरेंस और स्टेमिना को देखने के लिए, या व्यक्ति के इंडोरेंस और स्टेमिना को देखने के लिए, आप D27 में जाइए। ऐसा हो सकता है कि D1 किसी का बहुत स्ट्रांग हो, D3 बहुत स्ट्रांग हो, D9 भी बहुत स्ट्रांग हो। तो जितने बाहर के लेयर स्ट्रांग दिखाई देंगे उतना वो व्यक्ति ऊपर के लेयर्स में स्ट्रांग होगा। लेकिन भीतर अगर D27 में दिक्कत है तो अंदर से वो दब्बू कमजोर परेशान ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब बहुत सारे। कि जिसका जैसे आप बता रहे थे उसका किसी का लिवर जो है अच्छा है, D9 में स्ट्रांग हाँ है। हाँ। तो अब D27 क्या बता रहा है उस लिवर के बारे में? D20, हाँ, D27 उस लीवर के भी माइक्रोस्कोपिक व्यू को बता रहा है। जो आपने लीवर माइक्रोस्कोपिक। देखा ना, हाँ। उसके भी माइक्रोस्कोपिक सेल्स के व्यू को दिखा रहा है वो, कि सेल्स इसके के। सेल्स कितने हेल्दी हैं। हाँ। या फिर जिस एनर्जी पे लीवर काम कर रहा है, लीवर काम करने के लिए भी तो एक एनर्जी चाहिए ना। हाँ। जो एनर्जी उसको जिंदा रखती है, जो आग उसमें जीवन भरती है, वो जीवन की आग D27 में। क्योंकि कुछ लिवर होते हैं जिन्होंने एक चक्का अल्कोहल थोड़ा सा गया लिवर, एक होते हैं हम्म, 90 साल तक रोज पीते हैं पूरी बोतल, कुछ नहीं हाँ, होता। कुछ नहीं होता। वो है वो स्ट्रेंथ और एनर्जी देखना। क्योंकि हाँ, ऐसे। वो D27 की है। हाँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं शराब पीते हैं, हाँ। और मैंने देखा है लंबे समय से शराब पी रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ, लीवर कुछ नहीं एकदम होता, स्ट्रांग स्मोक है करते बिल्कुल। हैं। मेरी अम्मा हाँ, 100 साल तक तंबाकू वो सब करती रही। 101 साल पे गई। तो तो उनका ये। D27 बड़ा स्ट्रांग होगा। हाँ। तो हम लोग जैसे D9 को एक मैरिज के चार्ट की तरह यूज कर लेते हैं, जबकि हम जानते हैं कि D9 के और भी यूजेस हैं। हाँ। हम D9 में एज एक्टिवेशंस भी देख सकते हैं, D9 में हम और भी बाकी चीजें देख सकते हैं। बेसिकली हम स्ट्रेंथ तक जा सकते हैं D9 के थ्रू। हाँ। तो स्ट्रेंथ तक D9 के थ्रू जा रहे थे, D3 के थ्रू जा रहे थे, तो और सेटल करके D27 पे भी तो जा सकते हैं। हाँ। बेसिकली इस 9 के और 3 के जितने हिस्से करते जाएंगे ना, उतने ही लेयर्स में हम अंदर जाते चले जाएंगे। अगर हम तो ये D9 के क्वेश्चन नौ भी होगा हिस्से लोगों करें। का कि ये जरूरी है हम्म, कि फिर D9 पे ही जाओ,
सीधा D ने 27 पे क्यों नहीं जाए? फिर ये वो बात हो गई कि शेर के सामने ले आए बिल्ली से पहले। हाँ, हाँ। हमें हमें जो है ना लेयर वाइज ही देखना चाहिए कि ठीक है। भीतर के लेयर्स में वो कहाँ जा करके टूट जाता है। ठीक मतलब है। सीधी सी बात है कि हमें ये देखना है कि वो रबड़ कितना खींचने पे टूटेगा। कितना खींचने पे टूटेगा, हाँ। अगर हम आदमी की चेतना को या आदमी की पर्सनैलिटी को एक रबड़ मान लें, तो वो कितना खींचने पर टूट जाता है। और जैसा मैंने बताया, 1 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड का एक हिस्सा, फिर दूसरा हिस्सा खत्म होगा 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड पे। इसी तरीके से 27 तक जाएंगे, ठीक है। है ना। हाँ। तो अभी इसको बनाना कैसे, इसकी बात तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास तो आज तो सॉफ्टवेयर है। हाँ। सॉफ्टवेयर में सब दिखाई देता है। या। हम बात करते हैं, मैं पीपीटी डायरेक्ट शेयर करता हूँ जो ठीक मैंने है। बनाई है। ठीक है। उसमें सब चीजें बहुत आसान भाषा में लिखी है। अब देखिए, D27 है ना, तो यहाँ पर इसको नक्षत्रांशा भी बोलते हैं, अच्छा। क्योंकि ये नक्षत्र के बराबर की गिनती प्राप्त कर लेता है। और इसको सप्त विमशांसा भी बोलते हैं। विमशांसा मतलब 20, सप्त हाँ। यानी 7, तो 20 और 7, 27 हो गए, 27 हो गए। ठीक है। यहां पर मैंने पहले लिखा है कि among all divisional charts used in astrology, the D27 chart remains one of the least understood and most undiscriminated tools for prediction. ठीक है। हाँ। Many astrologer mention it only briefly and reduce it to simple statement like chart of strength, physical stamina और inner power। तो अगर हम ये कहें कि हम D27 चार्ट को सिर्फ और सिर्फ एक बाहरी स्ट्रेंथ के लिए देखते हैं, तो ये गलत होगा। इसको सिर्फ स्ट्रेंथ का चार्ट कहना जो है ना, वो गलत हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें आती है। इसमें इनर पावर, इनर स्टेमिना और इनर जो सस्टेन करने की क्षमता है ना, हाँ। वो D27 में आ जाती है। अच्छा। अब हम लोगों को पता है कि D9 तो धर्म शो करता है, धर्म बताता है। D10 को हम देखते हैं कर्म के लिए, प्रोफेशन के लिए। और D9 में हम स्ट्रेंथ देखने लगते हैं। लेकिन D27 में हम ये देखेंगे कि कितना प्रेशर एक आदमी झेल सकता है कोलैप्स होने से पहले। आंतरिक प्रेशर उस पर कितना पड़ सकता है, जहां इतना प्रेशर डालें कि वो टूट जाए, वो प्रेशर का पता चलता है। तो आपके भीतर की स्ट्रेंथ है ना ये D27। हाँ। एकदम बड़ी सिंपल भाषा में लिखा है मैंने, ताकि सब क्लियर हो जाए। इसीलिए D27 को अब तो रिजॉल्व करने की, डिकोड करने की जो अप्रोच होनी चाहिए ना, वो एंड्योरेंस के मामले में होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये और ये हुआ क्या है? कि अगर आपकी मसल स्ट्रांग है, D27 बताता है कितना वेट तुम उठा सकते हो। तुम 50 पाउंड उठा सकते हो या 200 पाउंड उठा सकते हो। वो हमारी स्टैमिना। मसल्स तो हमारा हमारी मसल्स तो हमारा D9 हो गया मान लीजिए। हाँ, पर उसका लेकिन स्ट्रेंथ। मसल्स, हाँ, मसल्स जिन प्रोटीन के रेशों से बनी है ना, हाँ। उन रेशों को D27 मान लीजिए। या। वहां पर सेल हैं, वो बताएंगे कि कितनी स्ट्रेंथ इसमें है। कितनी स्ट्रेंथ है यार। जो वेट ट्रेनिंग करते हैं वो उसी को तो स्ट्रांग बनाते हैं ना, या। समझ गया। प्रोटीन लेकर। तो वो इंटरनली जो सेल है प्रोटीन का, मसल्स का, वो D27 बता रहा है। ठीक है। मतलब अगर हम इसके और लेयर्स में ना उतरे, D27 के बाद और लेयर्स में ना उतरे, हालांकि उतरना डिफिकल्ट भी है, लेकिन अगर हम ना भी उतरे तो D27 में उतर करके हम उसके रेशों तक पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे। हालांकि तोड़ने वाले उसके आगे भी तोड़ते हैं, बायोलॉजी तो उसके आगे भी तोड़ती है ना। वो तो आप फिर लेकिन हमें सस्ती लिए आंशा हमारे तक लिए, पहुंच जाते हो। हाँ, हमारे लिए जो रेशे हैं वो सही है। या। तो अब षष्टियांशा के आगे भी चले जाता है मामला ना, नाड़ियांशा में चला जाता है। तो उतना या। तो जितना आदमी जाएगा उतना डिफिकल्टी बढ़ती है, डिकोड करने की डिफिकल्टी बढ़ती है। या। तो अब इसमें कौन सी इंडोरेंस मिलेगी? सबसे पहले साइकोलॉजिकल इंडोरेंस, पहले या बाद की बात नहीं है, ये सारे उसमें देखने को मिल जाती है। जैसे हाँ। एनर्जेटिक रेसिस्टेंस कितना है, या। आदमी के अंदर इंटरनली कितनी एनर्जी है कि वो बाहर की परिस्थितियों को रेसिस्ट कर सके। इसके बाद कार्मिक रेजिलियंस कितना है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितना है, इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है। हाँ। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कितना है, हिडन करेज कितना है, और
कॉन्शियसनेस का ब्रेकिंग पॉइंट कहां पर पड़ता है? प्रेशर पे। प्रेशर जब व्यक्ति पर आता है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, हाँ। बेसिकली मानसिक रूप से ही मानिए, वो जो मानसिक रूप से जो प्रेशर पड़ता है, वहां पर व्यक्ति कहां पर उसकी चेतना टूट जाएगी, वो पता चलेगा D27 में। ठीक है। तो यहाँ हिंदी में लिखा है साइकोलॉजिकल सहन शक्ति, एनर्जेटिक रेजिस्टेंस, कार्मिक लचीलापन। अब यहाँ कार्मिक लचीलापन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का पॉइंट। क्योंकि हम हमेशा कार्मिक स्थितियों की बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि हमें कार्मिक पैटर्न के बारे में जानना है, या लोग हाँ। बोलते हैं कि बहुत कार्मिक रिश्ता रहा फलाने से। अब आप उस कार्मिक रिश्ते की बात अगर करते हैं और हमें पता है कि उसका कारक कौन है, जैसे पत्नी का कारक हम मोटा मोटा वीनस को मान लेते हैं। हाँ। जिसको भी लगता है पत्नी के साथ में कार्मिक रिलेशन हुआ है या भाई के साथ में कार्मिक रिलेशन हुआ है, जाइए मंगल को देखिए, शुक्र को देखिए D27 में। तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर बताएगा कि ये बना कैसे, ये कहाँ जाके टूट जाएगा। ठीक है। भीतर की टूटन, ये सारी चीजें, जीवित रहने की प्रवृत्ति कि मैं अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में कितना जिंदा रख सकता हूँ। हम्म। इसके अलावा हिडन जो हिम्मत है, छिपी हुई जो हिम्मत है, वो दिखती है। यहां पर और थोड़ा सा अगर हम समझें, तो ऐसा नहीं है कि D27 अगर वीक हो गया है तो हमेशा वीकनेस क्रिएट कर देगा लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति बाहर से बहुत स्ट्रेंथफुल दिखाई दे, क्योंकि असल मामला तो D1 से स्टार्ट होता है ना। हाँ। असली खेल तो D1 से स्टार्ट होता है। तो D1 में बहुत स्ट्रेंथ है, तो भी सबसे पहला जो एनकाउंटर होता है D1 से ही होता है ना, किसी भी हाँ। परिस्थिति का, व्यक्ति के बाहरी परिवेश से ही होता है। तो ये कह रहा है कि समटाइम इट क्रिएट्स अ पर्सन हु अपीयर्स स्ट्रॉन्ग इंटर एक्सटर्नली बट कोलेप्स अंडर इनर स्ट्रेस। मतलब जब आंतरिक स्ट्रेस पड़ता है तो वो कोलेप्स कर जाता है, जिसको हम मोटे तौर पे कहते हैं ना आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, हाँ। विल व्यक्ति पावर। का जो कॉन्फिडेंस, हाँ कॉन्फिडेंस या विल पावर कितनी है, वो हम D27 तक जाकर देख सकते हैं। तो ठीक हो है। सकता है कोई व्यक्ति जो फिजिकली स्ट्रांग हो, उसकी विल पावर कम दिखाई देती हो, हाँ। है ना। तो पावरफुल D27 होगा, तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति बाहर से देखने पे भी स्ट्रांग रहेगा, उल्टी बात भी होगी ना। हाँ। पावरफुल D27 वाले का जरूरी नहीं है कि बॉडी भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में होगी, हो सकता है कि बाहर से बॉडी लीन हो, लेकिन भीतर सारे ऑर्गन एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। या। तो और एट द सेम टाइम क्या होता है, D27 अगर बहुत स्ट्रांग हो तो ये रिकवरी की कैपेसिटी भी बहुत स्ट्रांग बना देता है। रिकवर आदमी बहुत जल्दी करता है, सिर्फ स्थितियों परिस्थितियों से नहीं, हाँ। बीमारियों से भी। हम D9 में बीमारी देख लेते हैं कि नहीं? हाँ। देख लेते हैं ना। देख हम लेते इसके हैं। लिए 64th नवांश का उपयोग कर लेते हैं ना। या। D3 में भी देख लेते हैं 22nd रेखना का उपयोग करेक्ट ना। करके। या। तो D27 में भी होगा। और फिर D30 पे भी चले जाते हैं। हाँ, वहां भी होगा। हाँ। तो हम क्या करेंगे, हम लेयर्स वाइज हर जगह बीमारी को और रिकवरी की क्षमता को देख सकते हैं। D27 में भी देख सकते हैं हाँ। रिकवरी की क्षमता को। अब आगे और क्या है स्लाइड में, वो देख। ये वही मैंने बताया है कि D1 से लाइफ का स्ट्रक्चर बनता है, पर्सनालिटी बनती है। D9 से मोटे तौर पर फॉर्च्यून और मैच्योरिटी प्लैनेट्स की दिखाई देती है। D10 से कैरियर दिखाई देता है। लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा इग्नोर रह जाता है, वो क्वेश्चन क्या है? कैन द नेटिव साइकोलॉजिकली एंड एनर्जेटिकली सस्टेन व्हाट द चार्ट इज प्रोमिसिंग? चार्ट क्या बोलता है, साइकोलॉजिकली और एनर्जी के लेवल पे क्या वो सस्टेन करेगा? हाँ। साइकोलॉजिकली तो हो जाती है ना बहुत दिक्कतें, बहुत सारे लोग आजकल देखिए कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही या। है। या। अच्छा, मैं आपको मैंने जो अभी चार्ट्स जितने भी देखे हैं उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर हम देखने जाएं तो मून मार्स का कॉम्बिनेशन या मून सॉरी मून राहु का कॉम्बिनेशन या मून राहु के ट्राइन D27 में मिल जाते हैं। अच्छा। मर्क्यूरी राहु के ट्राइन मिल जाते हैं। आपने किसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? ये भी देखा होगा साइकोलॉजिकल, जब क्लस्टर और प्लैनेट्स 410 एक्सेस में होते हैं बर्थ चार्ट में, हाँ, उसमें भी दे देते हैं हाँ, साइकोलॉजिकल इश्यूज। हाँ। या। तो अच्छा, अभी दशा की भी बात करूंगा मैं आगे। हाँ। अभी तो बेसिक पे चल रहे हैं हम। हाँ। तो ये हम मोटा मोटा भूमिका बनाते हुए भी समझ रहे हैं
तो एक चार्ट जो है वो क्या शो करेगा, सक्सेस शो करेगा, फेम, यही तो हम देखते हैं ना, वेल्थ या देखते हैं, शादी देखते हैं, ऑथोरिटी देखते हैं, प्रमोशन देख लेते हैं, हाँ जॉब वगैरह के बारे में देख लेते हैं। हमें तो और भी चीजें देखनी चाहिए ना। या अगर हम वो सारी चीजें देख रहे हैं और D27 डैमेज है, तो क्या होगा, मेंटली ब्रेक हो जाएगा वो व्यक्ति। सक्सेस मिल सकती है, हो सकता है सक्सेस मिल जाए, लेकिन सक्सेस तक पहुंचते पहुंचते टूट जाए, ऐसा भी तो होता है ना। या सक्सेस तक जाते जाते ही वो व्यक्ति टूट गया, अब टूट गया सक्सेस को भी नहीं संभाल पा रहा। या तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेस पचा नहीं पाते, उनका D27 देखना जरूरी है, जरूर डैमेज होगा। समझ गए। इसके बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा अचीवमेंट के बाद। कुछ अगर सक्सेस मिल गई या कुछ हो गया, मिल गया है, तो थोड़ी सफलता मिल गई है, तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, जैसे थक बहुत से जाएगा। सेलिब्रिटीज होते हैं जो फेम आ जाता है खूब जल्दी, पैसा आ जाता है जल्दी, फिर ड्रग्स में चले जाते हैं, अल्कोहल में चले जाते हाँ हैं, और फिर पूरा हाँ करियर हाँ, खत्म हो जाता है। करियर खत्म हो जाता या है। तो वो अपने फेम को संभाल नहीं पाए ना, हाँ या फिर ईगोइस्टिक होकर के अपना फेम खत्म कर लें। हाँ वहां पर जो जो भी कारण बन रहा है ना, उससे रिलेटेड प्लेनेट जाकर देखेंगे D27 में, वो डैमेज मिलेगा। अच्छा, करेज, करेज जो है, हमारी हिम्मत जो है, उसको लूज कर दें क्रिटिकल दशाओं में। हाँ पीरियड्स का मतलब यहाँ मैंने दशा मानकर चला है। तो क्रिटिकल दशाएं आती है तो उनका जो विल पावर है वो कमजोर हो जाए, जैसे राहु की दशा, मून राहु की दशा, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में मून हाँ राहु आ जाए, 8th हाउस की दशा आ जाए, ऐसी सिचुएशन में हो सकता है वो कोलेप्स कर जाए, करेज उनका जो है ना वो नीचे चला जाए। हाँ अब D27 क्या करेगा, इनर स्टेबिलिटी को डेवलप करेगा, अगर स्ट्रांग है तो, नहीं तो इनस्टेबल कर देगा, इनर इनर स्टेबिलिटी को खराब कर देगा। हाँ D27 में जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है देखने की, वो मोटी मोटी है। जब आपकी राहु दशा हो, सैटर्न दशा हो, इंटेंस ट्रांजिट हो। इंटेंस ट्रांजिट का मतलब राहु का, केतु का, सैटर्न का, या आपके लिए कोई बुरा प्लेनेट है, वहां हाँ पर कोई ट्रांजिट हो रहा है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव लाइफ सिचुएशंस हो, जहां पर आपको बहुत, अभी लाइफ की जो सिचुएशन है बहुत प्रतिकूल है, हाँ आपके अनुकूल नहीं मिल रही है। हेल्थ की क्राइसिस हो, अगर बीमारी वगैरह हो गई है, या फिर स्पिरिचुअल साधना में व्यक्ति पड़ा है, स्पिरिचुअली तपस्या में पड़ा है, तब, और साइकोलॉजिकल प्रेशर का समय हो, तब, इन सारे टाइम में D27 को देखना बहुत जरूरी है। अब D27 का डायरेक्टली स्पिरिचुअल साधना से तो कोई संबंध नहीं है। हाँ हम तो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चार्ट तो किसी और को मानते हैं। विमसाम सा। हाँ, लेकिन D27 को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां भी आपकी स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। स्पिरिचुअली भी अवेकेंड होने के लिए वहां भी स्ट्रेंथ चाहिए बने रहने के लिए, नहीं तो पागल हो जाएंगे ना। या और हो भी जाते हैं बहुत सारे लोग, या विक्षिप्त जिसको हम कहते हैं। तो D27 इसलिए इनडायरेक्टली जरूरी हो जाता है। वैसे अगर एक अब बात देखिए देखी नेक्स्ट। जाए, सारी डिविजनल चार्ट एक ही चीज दिखाते हैं, चाहे कहीं से हाँ भी देखो। हाँ, हर सारे एक ही हर चीज चार्ट से दिखाते हैं। कुछ तुम निकाल सकते हो, जो भी निकालना चाहो। हाँ, बस बात यही है कि आप उसी एक कमरे में झांकेंगे, खिड़कियां अलग अलग होंगी। खिड़की अलग अलग होंगी या हाँ, ये सारी खिड़कियां हैं या जो आपको लास्ट में D1 का ही माइक्रोस्कोपिक व्यू दे रही है। व्यू दे रही है या हाँ, कहीं से आप प्रोफेशन की खिड़की से देखने लगते हैं, कहीं से आप मैरिज की खिड़की से देखने लगते हैं, कहीं से या आप बीमारी की खिड़की से देखने लगते हैं। या अलग अलग खिड़कियां हैं, बस इतना ही है। हाँ अब यहाँ पर जो ट्रू बात है, ट्रू मीनिंग है, वो हम समझें अगर, तो ट्रेडिशनली इसको भामसा चार्ट, या फिर हम नक्षत्रांशा, या फिर हम इसको सप्तविंशांशा बोलते हैं। हाँ और ये दिखाएगा क्या, हाउ कॉन्शियसनेस रिएक्ट्स अंडर प्रेशर, व्यक्ति कैसे रिएक्ट करेगा, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखा है यहाँ। हाँ प्रेशर कहाँ से आ सकता है, बहुत सारे रास्ते हैं प्रेशर के आने के। फेलियर हो जीवन में, हाँ ह्यूमिलेशन हो, तो स्ट्रेस आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर हो, कंपटीशन का प्रेशर हो जाए,
पढ़ाई लिखाई में या फिर जॉब में या फिर या आसपास से कंपटीशन। आजकल तो कंपटीशन इस बात का भी हो जाता है कि मेरे पास कौन सा फोन है और मेरे बगल उसके वाले के पास पास कौन सा कौन सा फोन है। फोन या है। हाँ, तो कंपटीशन कोई भी हो सकता है। तो D27 एक्सप्लेन करेगा कि क्यों कुछ लोग जो है स्ट्रोंगर बने रहे प्रेशर में, और क्यों दूसरे जो है टूट गए, क्यों दूसरे परेशान हो गए। तो D27 इज नॉट जस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ, अ मस्कुलर पर्सन में हैव वीक D27, फिजिकली सिंपल लुकिंग पर्सन में हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी D27। हाँ अब यहाँ देखना है कि D27 क्या मेजर्स करता है। रेसिस्टेंस कैपेसिटी, हमारे भीतर जो प्रतिरोध की क्षमता है, बुरे समय को प्रतिरोध करने की जो क्षमता है वो। इंड्योरेंस ऑफ माइंड, मन की सहन शक्ति कितनी है, मन कितना सह लेता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बुरी स्थितियों में भी धैर्य धारण करके रखते हैं। तो भीतर का जो धैर्य है ना, भीतर का जो धीरज है, लंबे समय का इंतजार कर पाते हैं, सबरी जैसी इंसान जो राम का इंतजार सदियों तक कर लेती है, उसका D27 बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। या कार्मिक स्टेबिलिटी, जब कार्मिक समय चल रहा हो, आपके सामने ऐसा समय आ गया है जब आप बिल्कुल एक कठपुतली की तरह हैं और अब आप सिर्फ नाच रहे हैं किस्मत के इशारे पर, और दुख को झेल रहे हैं, भोगने का समय आ गया, वो कार्मिक समय जब है तो व्यक्ति के अंदर कितनी स्ट्रेंथ आती है। जैसे मान लीजिए राम को वनवास मिल गया, पांडवों को वनवास मिल गया, ये तो कार्मिक स्टेबिलिटी का समय है ना, इस समय तो हाँ स्टेबल होना जरूरी है ना। तो अगर भीतर से व्यक्ति स्टेबल नहीं है, मन में सहन शक्ति नहीं है, तो वो कोलैप्स कर जाएगा। इसके बाद अगर कोई नुकसान होता है तो एबिलिटी रिकवर करने की, बहुत सारे लोग बाउंस बैक कर जाते हैं। कोई भी बिजनेस बनाया और वो बिजनेस जीरो हो गया, या फिर से नया खड़ा कर देते हैं। या वो कहते हैं हम फिर से खड़ा कर देंगे। ऐसे लोगों का D27 देखना बहुत जरूरी है, जरूर स्ट्रांग होगा वो। एनर्जेटिक कोहेरेंस, ऊर्जावान सुसंगति, हर चीज के बीच जितनी भी चीजें उसके भीतर है, उन सारी चीजों के बीच जो एक तालमेल होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। मेरे हाथ की ताकत मेरे दिमाग के साथ अगर ठीक से कम्युनिकेट नहीं करेगी, तो मेरा हाथ ठीक से प्रेशर लाइन नहीं लगा पाएगा कहीं भी, अगर हमें रेसिस्टेंस करना हो कहीं हाँ तो वो जो है ना, सुसंगति बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, वो इंटरनल कम्युनिकेशन होना जरूरी है। अपीयरेंस के अलावा बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई हमें पड़ती है इसके। अब देखेंगे कैसे, उस पर मैं आ गया हूं। 3 लेवल की हम बात करेंगे और 3 पर ही उतरेंगे, नक्षत्र पर अभी नहीं जाएंगे हम, ठीक है। हाँ ये लेयर बड़ा सिंपल है और बड़ा मजेदार है। ठीक है। फिजिकल स्ट्रेंथ पहले हम देख लेंगे। फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब ऐसा नहीं है कि बॉडी की स्ट्रेंथ देखेंगे। जिन भी चीजों की स्ट्रेंथ हम D1 में देख रहे थे, उन्हीं के माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है वो देखेंगे। तो ये पहला पार्ट है। इसके लिए क्या करते हैं हम देखते हैं कि लग्न और लग्न लॉर्ड की स्थिति क्या है, मंगल की स्थिति क्या है, सूर्य की स्थिति क्या है, थर्ड हाउस की स्थिति क्या है, और सैटर्न की स्थिति क्या है। अब ये कौन सा प्लेनेट क्या करता है आगे और लिखा है मैंने। ठीक है। दूसरा जो लेयर है वो साइकोलॉजिकल है। पहले हमने फिजिकल देखा, फिर साइकोलॉजिकल पर गए। तो साइकोलॉजिकल पर जाएंगे तो मून को देखेंगे, हाँ मर्क्यूरी को देखेंगे, राहु केतु को देखेंगे। मैंने कहा ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो मून राहु केतु का ट्राइन दिखने लगता है, हाँ कॉम्बिनेशन दिखने लगता है। फोर्थ हाउस को देखेंगे क्योंकि मन की शांति है, वो हमारे या मन को दिखाएगा। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अब हम और एक लेयर अंदर गए। पहले कोई फिजिकल, साइकोलॉजिकल, और अब स्पिरिचुअल, जो बहुत जरूरी है। अगर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत है ना व्यक्ति में, तो साइकोलॉजिकली भी स्ट्रेंथ को आ जाएगी उसके भीतर। भले ही एक बार कोलेप्स कर जाए लेकिन या फिर से बैक बैक बाउंस करेगा, और फिजिकली भी वो स्ट्रांग हो जाता है। तो कंटिन्यू करने की जो एबिलिटी है सफरिंग में और अकेलेपन में, अकेलापन किसी किसी को काटने लगता है, किसी को आनंद देता है। अब दोनों के D27 देखने जरूरी है कि किसको आनंद दे रहा है और किसको काट रहा है। जिसको आनंद दे रहा है ना, जरूर उसका सैटर्न बहुत अच्छा है, D27 में एक्सॉल्टेड बैठा है, 8th हाउस में बैठा है, या कोई अच्छी स्थिति में बैठा है। अब एट्थ या हाउस का सैटर्न तो हमें खराब लगता है, हाँ। लेकिन यहाँ पर उसके लिए फायदेमंद हो रहा है। ओह, वाह, मेरा मेरा एट्थ में ही है। और मुझे अकेलापन सबसे बढ़िया, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई सबसे रिलेटिव्स बढ़िया। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो कुत्तों के साथ हाँ, जंगल में, मैं खुश रहूंगा बस।
और यहाँ पर क्या देख सकते हैं, केतु जुपिटर, नाइन्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस को हम अपने स्पिरिचुअल एक्सोलेशन से जोड़ते हैं, नाइन्थ हाउस को ज्ञान से जोड़ते हैं। हाँ। जुपिटर केतु इन दोनों के प्लेनेट हैं। तो हाँ, कितना सिंपल है ये, हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं न करना। पार्ट बनाने हैं ना कुछ और करने हैं। आपके सामने जो एप्लीकेशन से चार्ट निकला है उसके लग्न को देखिए, मून मर्क्यूरी राहु केतु को देखिए, और जुपिटर केतु वगैरह सबको देख लीजिए। अच्छा। D27 लगना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये क्या करेगा, सर्वाइवल स्ट्रक्चर बताएगा, और पर्सन कैसा रिएक्ट करता है, प्रेशर में कैसे रिएक्ट करता है, शांत रहता है कि इंपल्सिव हो जाता है, वो सब कुछ D27 से हमें पता लग जाएगा। वेदर द नेटिव फाइट्स, फ्रीज, एस्केप और ट्रांसफॉर्म्स। जब बुरी परिस्थितियां आती है तो क्या वो भाग जाता है, या वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अपने आप को बदल लेता है, फाइट करता है, क्या करता है, ये सब हमें दिख जाएगा डी लग्न से। अब देखिए, वीक और अफ्लिक्टेड D27 लग्न क्या क्रिएट करेगा, इंटरनल एग्जॉशन, क्विक डिस्करेजमेंट, इमोशनल ब्रेकडाउन अंडर स्ट्रेस, इनेबिलिटी टू सस्टेन एफर्ट। मतलब ये सारी बातें हम कर भी चुके हैं पहले। हम्म। मार्स को देखना जरूरी होता है, क्योंकि मार्स अग्नि तत्व का प्लेनेट है, और व्यक्ति के अंदर के इंडोरेंस को वो दिखाता है, ताकत कितनी है, क्षमता कितनी है, वो दिखाता है। तो D1 में भी मार्स हमें देखना जरूरी है, और D27 में भी देखना जरूरी है। आप ये पुराण जो होता है हमारा धर्म ग्रंथ में, जो हमारे पुराण है, विष्णु हाँ। पुराण, शिव पुराण, और जो पुराण है, इन पुराणों को जब आप पढ़ेंगे, भागवत पुराण, देवी पुराण, जब आप इन पुराणों को पढ़ेंगे ना, तो हर पुराण ये बताता है, जिसके बारे में बता रहा है ना उसी को परम ब्रह्म बताता है। शिव पुराण कहता है शिव सबसे ऊपर है, विष्णु हाँ। पुराण कहता है विष्णु सबसे ऊपर है, और सारे पुराण को लेंगे तो वो सबसे ऊपर हो जाते हैं जिनके बारे में वो पुराण है। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही ये जो डिविजनल चार्ट है ना, ये पुराण है। अच्छा। जिस डिविजनल चार्ट को हम देखेंगे वो ऊपर आ जाता है, ऊपर सब आ जाता सबका है। मालिक हो जाता है। या। हाँ, और लगता है सबसे स्ट्रांग वही है। D9 को पढ़ो तो लगेगा सबसे ज्यादा जरूरी यही है, यही है, या। D27 को पढ़ो तो लगेगा यही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वो सारी बात बस पुराण की तरह है कि आप किसको देख रहे हैं। या। अब मंगल जो है ना, वो सिर्फ एग्रेशन के अलावा और क्या क्या है, स्लाइड दिख रही है क्या? हाँ। तो ये सर्वाइवल फायर, फायरी प्लेनेट है, तो सरवाइव करने की जो फायर है वो दिखाई देगी, अंदर से टूटता है कि नहीं व्यक्ति, वो दिखाई देगी। इंस्टिंक्टिव करेज दिखाई देता है, प्रेशर रिस्पॉन्स दिखाई देता है व्यक्ति का, कि वो रिस्पॉन्स कैसे करता है। हाँ। मार्स अगर किसी की कुंडली में इम्पल्सिव राशियों में बैठ जाए, जैसे मार्स अपने ओन साइन एरीज में बैठ जाए, स्कॉर्पियो में बैठ जाए, या कैंसर में नीच का हो जाए, या उच्च का हो जाए, ये स्पेशल पोजीशन जितनी भी है ना, वो हाँ। इम्पल्सिव बना देगी व्यक्ति को। कैंसर में भी वो जो है ना इम्पल्सिव हो जाता है। सारे इम्पल्सेस अलग अलग होंगे, किसी में इम्पल्सेस होकर के रिएक्ट करता है, प्रतिरोध करता है, फाइट करता है, किसी में इम्पल्सिवली एस्केप कर जाता है, या इम्पल्सिवली टूट जाता है बहुत जल्दी से। या। तो मार्स मार्स को देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर स्ट्रांग है D27 का मार्स, तो ये कॉम्पिटिटिव पावर क्रिएट करेगा, रिकवरी बहुत जल्दी होगी व्यक्ति की, और प्रेशर में जो है ना एक्शन लेने की जो कैपेबिलिटी है वो पता चलेगी। जैसे हमारे आर्मी कमांडर होते हैं ना, बाढ़ आ जाती है तो भी आराम से हाँ। चीजों को हैंडल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आर्मी कमांडर का पता चलेगा कि अंदर से कितना प्रेशर झेल सकता है। इसके बाद एबिलिटी टू कन्फ्रंट लाइफ डायरेक्टली। अगर वीक है, अफ्लिक्टेड हो गया है मार्स, तो एंगर दबा हुआ कितना है वो दिखेगा, सप्रेस्ड एंगर दिखेगा। बहुत सारे लोग ऊपर से बड़े शांत दिखते हैं लेकिन हर्ट की प्रॉब्लम है, हाँ। वो उसके एंगर को दबाने के कारण आई है। इसके अलावा पैनिक रिएक्शंस देख सकते हैं हम, और इंटरनल एनर्जी का जो लीकेज है, कब वो एनर्जी लीक कर जाती है, वो भी देखते हैं। मार्स राहु की दशा में, अब चूंकि मार्स की बात कर रहे हैं तो मार्स राहु की दशा की बात करने लगेंगे हम, क्योंकि राहु उसको इम्पल्सिव बनाएगा, फैलाएगा।
तो अंगारक योग हो गया ना, मार्स राहु हाँ अगर मिल रहा है तो एनर्जी मिल रही है, तो मार्स राहु हाँ। आपका कहीं भी बैठा हो लेकिन दशा में एक्टिवेट हो गया अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा के द्वारा, तो ये दोनों प्लैनेट एक्टिवेट माने जाएंगे। और यहाँ पर इंपल्सिव ब्रेकडाउन हो सकता है अगर D27 में मार्स स्ट्रांग नहीं है तो। अच्छा। एंगर जो है वो भीतर जाकर खतरा बन सकता है, भीतर जाकर बीमारी पैदा कर सकता है, गुस्सा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिर फिजिकल प्रॉब्लम, कुछ भी कर सकता है। ठीक है। फ्रस्ट्रेट कर सकता है आदमी को बहुत भीतर से। अब चंद्रमा की बात करें तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी बताएगा, प्रेशर के टाइम में इमोशनली हम कितना स्टेबल हैं। तो मोटी मोटी बात जो 3 पॉइंट्स हैं वो इमोशन पर ही हमें ला करके खड़ा करते हैं कि इमोशनली हम कितने स्ट्रांग है और अंदर हमारे सॉफ्टनेस कितनी है, कितना हम सॉफ्ट रह सकते हैं, टूटते नहीं है, स्ट्रांग नहीं, स्ट्रांगली हम बिहेव कर रहे हैं ऐसा दिखाते हैं लेकिन भीतर हम कैसे हैं, ये सब कुछ D27 के मून से पता तो चल जाएगा। अगर मून वीक है और इंटरनली मेंटली ब्रेकडाउन हो गया, पर मार्स सबसे अच्छा है, तो ब्रेकडाउन होने के बाद वो तब भी फिर वो स्ट्रेंथ दिखाएगा कि नहीं, मैं टूट गया हूं पर फिर भी करना है अब ये हाँ, कैसे? यहाँ पर मामला हो जाएगा कि मून अगर स्ट्रांग नहीं है और मार्स हाँ स्ट्रांग हो गया है ना, तो उसके एफर्ट सही दिशा में नहीं जाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकली तो वो सोच सकेगा ना एफर्ट कहाँ हाँ। लगाना है। कहाँ लगाना है? ताकत तो मिल गई लेकिन वो ताकत यूज कहाँ करें, उसका यूज तो करना है। उपयोग मुंह नहीं बताएगा ना। अच्छा। तो वो उसके यूज को कहाँ कर पाता है या कहाँ उसके यूज को खो देता है, वो पता चलेगा मून से। अच्छा, मून के स्ट्रांग का मतलब हम ये नहीं कर सकते कि मून ओन साइन का हो जाए या एग्जॉल्टेड हो जाए तो हाँ स्ट्रांग हो गया। मून का बेनिफिक के छाया छत्र में होना जरूरी है। मून अगर बेनिफिक से दृष्ट नहीं है, मेलेफिक से दृष्ट हो गया, तो हाँ। वो स्ट्रांग नहीं माना जाएगा भले ही एग्जॉल्टेड है। भले एग्जॉल्टेड है, ठीक है। साइकोलॉजिकल रिकवरी भी दिखाएगा मून कि साइकोलॉजिकली कोलैप्स करने के बाद व्यक्ति कब रिकवर करता है। हाँ मून अगर वीक है तो इमोशनली एग्जॉस्ट कर जाएगा व्यक्ति। फियर बार बार उसके अंदर जो है वो पैदा होगा, बार बार जो डर है जीवन के प्रति, जीवन के किसी भी घटना के प्रति, या अनजाना भय किसी किसी को लगता है, तो इस प्रकार की चीजें पैदा हो जाएगी। हाँ हाइपर सेंसिटिविटी स्ट्रेस को लेकर के बन जाएगी, स्ट्रेस आने से पहले ही डर जा रहा है व्यक्ति, एमिगडेला बहुत एक्टिवेट हो गया हाँ। माइंड में। तो ये मून को देखकर पता हमें चल जाएगा। इसके बाद इमोशनली अगर हम सफर कर रहे हैं, इमोशनली करें, जॉब में करें, रिश्तों में करें, तो हाँ हमें उस सफरिंग को इमोशनली पचा पाने की, डाइजेस्ट करने की जो क्षमता है वो कितनी है, वो भी मून से पता चलेगा। ठीक है। वीक रहेगा तो नहीं होगी ना, इमोशनली डाइजेस्ट नहीं होगा। या। अब ये किस समय में ज्यादा चिंताजनक हो जाता है, डेंजरस तो नहीं मानेंगे लेकिन चिंताजनक हो जाता है, मून राहु की, राहु मून की दशा हो या कॉम्बिनेशन हो, सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन या दशा हो, केतु मून की दशा हो या केतु मून का कॉम्बिनेशन हो D27 में, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा व्यक्ति के लिए। उस समय में देखना जरूरी है साइकोलॉजिकली कैसे सिचुएशंस के सामने वो आता है। ठीक है। सैटर्न कर्म का प्लेनेट है हमारा, तो सैटर्न कार्मिक बर्डन को दिखाएगा। अब यहाँ पर फिर से वही बात हो गई पुराणों वाली कि D9 में भी हम कार्मिक देख रहे थे, हाँ। हम D3 में भी कार्मिक देख रहे थे देख और रहे हैं। D27 में भी कार्मिक देख रहे हैं, या। और D60 में जाकर भी देख रहे हैं। D10 में भी। हाँ, तो हर जगह पर कार्मिक इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि हर जगह कर्म कर्म तो है ही ना, कर्म के या। तो लेयर्स है ना। या। तो D27 भी कार्मिक बर्डन को दिखाता है लेकिन यहाँ पर कार्मिक बर्डन की टॉलरेंस दिखेगी। जैसे हम D10 में जा रहे थे तो हम कर्म की कार्मिक बर्डन देख रहे थे, कर्म से क्या बर्डन उत्पन्न हुआ है या कार्मिक लेयर्स में कितने बर्डन को हम कैरी कर रहे हैं, वो हम D10 से देख रहे थे। यहाँ हाँ पर हम देख रहे हैं कार्मिक टॉलरेंस कितनी है, और ये टॉलरेंस सारी चीजों के लिए है। किसी भी प्रकार के कार्मिक सिचुएशंस में टॉलरेंस कितनी है वो D27 से पता चल जाएगा। बहुत देर तक हम कितना समय तक टिक पाते हैं, रेसिस्टेंस कितना स्ट्रांग है बुरे समय के लिए या बुरी परिस्थितियों के लिए, और अपनी बुरी परिस्थितियों में हम रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करते हैं। स्ट्रांग है तो डिसिप्लिन देगा, मैच्योरिटी देगा प्रेशर में भी, इमेच्योर ढंग से हम इम्पल्सिव रिएक्ट नहीं करेंगे।
अच्छा, हमने मार्स के बारे में भी देखा ना कि मार्स स्ट्रांग होता है तो रिकवरी की पावर ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ। मार्स अगर स्ट्रांग होकर अफ्लिक्टेड हो जाता है तो इम्पल्सिव बना देता है। मान लीजिए स्ट्रांग हो गया, एग्जॉल्टेड हो गया, लेकिन राहु के साथ राहु के कॉम्बिनेशन में साथ है। आ गया, हाँ। अब तो इम्पल्सिव हो गया। और सैटर्न अच्छा बैठा है, हाँ। तो वहां वो काउंटर करेगा मार्स की उस जो वो जो क्षमता उसकी बढ़ी है राहु से, जो वो डिस्ट्रक्टिव नेचर में जा रहा है, उसको सैटर्न यहाँ पर नीचे लाएगा, दबाएगा। सही दिशा नहीं देगा, चैनलाइज नहीं करेगा, बस दबाएगा। अच्छा। तो ये एक प्रकार का काउंटर भी है, और काउंटर होने के अलावा जो है ना, भीतर एक प्रकार की लड़ाई भी है। लड़ाई भी। अंदर ही लड़ाई है। या। तो डिफिकल्ट पीरियड में, डिफिकल्ट समय में स्टेबिलिटी क्रिएट कराएगा सैटर्न। बेसिकली सैटर्न आपको स्टेबल रखता है दुख में, पीड़ा में। अच्छा। जब सैटर्न अफ्लिक्टेड होगा तो फिर होपलेसनेस कर देगा व्यक्ति को, पता ही नहीं है अब क्या होगा नहीं होगा, हालत खराब हुई जा रही है, कल की बात से डरा हुआ है कि कल क्या होगा पता नहीं। उसके बाद जीवन में हर तरफ डर ही डर, है ना। बिना या। मतलब की हैवीनेस, किसी किसी को लगता है ना बेमतलब ही हैवी है कुछ, अंदर या। कुछ बोझ है, पता नहीं किस चीज का है, वो सब सैटर्न को देखने के लिए बोलता है। इसके बाद साइकोलॉजिकल रिजिडिटी, कितना जिद्दी है साइकोलॉजिकली व्यक्ति। These native often continue functioning externally while collapse internally, मतलब कि फंक्शन वो बाहर से बहुत अच्छा करेंगे लेकिन भीतर से कोलेप्स कर जाएंगे अगर सैटर्न अफ्लिक्टेड है। बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखेंगे। बेसिकली बात वही है कि मार्स आपकी बाहरी स्ट्रेंथ को दिखा रहा है फिजिकल लेवल पे, और सैटर्न आपको मेंटल लेवल पे दिखा रहा है। राहु ये प्रेशर को एम्पलीफाई करता है, इंटेंसिफाई कर देगा एम्बिशन को, फियर को, डर को, कंपैरिजन को, दूसरों से कंपैरिजन करना, जिसको हम कंपटीशन बोल रहे थे, अच्छा। साइकोलॉजिकली टेंशन है उसको एम्पलीफाई कर देगा। हायर एक्सप्रेशन, राहु के दो तल है ना, एक हायर एक लोअर। राहु तो अगर एम्पलीफाई करता है तो या तो अच्छाई की तरफ ले जाएगा, या तो अच्छा देगा कुछ, या फिर खराब देगा, या। डिस्ट्रक्टिव देगा। तो अगर ये बहुत अच्छा है, जिसको हम कहते हैं कि हायर स्टेट में चला गया है राहु, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिलेंस दे देता है, असाधारण लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। बुरी परिस्थितियों में आदमी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, हाँ। बेइज्जती हो रही है लेकिन उसके बाद भी बेइज्जत नहीं हो रहा है ना। तो या। ये राहु से हम पता लगाएंगे। उसके बाद फियरलेस हो जाना, किसी भी काम को निडर होकर करना। अब ये चीज खराब भी है। किसी भी काम को अगर कोई व्यक्ति निडर होकर करने लगे तो वो खराब भी है। डर जरूरी है जिंदगी में, या। क्योंकि कुछ ऐसे काम है वहां अगर डर नहीं होगा ना तो व्यक्ति खराब हो जाएगा, क्रिमिनल बन जाएगा। या। जैसे हमें अपोजिट जेंडर के साथ कैसे व्यवहार करना है, करना है। वहां पर अगर निडर हो गया, कहते हैं कि अगर कानून ना होता ना तो हम में से करीब करीब सारे लोग जो है वो चरित्र के रूप हाल में जो है ना खराब हो जाते, यप। अगर कानून नहीं होता तो मोटी मोटी बात यही है कि राहु वही चीज दिखा रहा है अगर वो हायर एक्सप्रेशन में भी है तो। इसके बाद असाधारण साहस, यही मैं जो बात कर रहा था ना, असाधारण साहस, जहां हाँ। पर साहस की आवश्यकता नहीं है, निगेटिव साहस जिसको हम बोलते हैं। जैसे चोरी करने का साहस, आपके सामने से आपका मोबाइल उठा लूं मैं, हाँ। तो उसके लिए साहस चाहिए ना। साहस चाहिए यार। तो ये राहु से ही आएगा। लोअर एक्सप्रेशन में जो नर्वस सिस्टम है वो जल्दी फैटीग हो जाए, जल्दी थक जाए। ऑब्सेसिव, जैसे हम कहते हैं ना ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हाँ। वैसी कुछ चीजें हो जाए तो ये राहु का निचला तल है, लोअर एक्सप्रेशन है। एंजाइटी का लूप हो किसी भी प्रकार से, तो वो राहु के इस लोअर एक्सप्रेशन में पता चलेगा। अपने आप को खराब करने वाला, मतलब विनाशकारी महत्वाकांक्षा कोई रखता हो, एम्बिशंस रखता हो जो खुद के लिए हानिकारक है, तो ये राहु से आएगा। राहु बेसिकली हमारा एम्बिशन है ना, हाँ। राहु हमारी आदत, या फिर हम कहें कि हमारा ऑब्सेशन है ना राहु। हाँ। जी, मैं थोड़ा स्पीड तो नहीं जा रहा हूँ, नहीं, ठीक है, स्पीड। क्योंकि देखते हैं व्यूअर्स को कैसा फील होता है।
अच्छा, D27 में अब केतु की बात करें तो प्रेशर में विड्रॉल की जो क्षमता है वो D27 के केतु से पता चलेगी। दो बातें हैं, एक तो विड्रॉल और दूसरा डिटैच। जैसे हम ये कह सकते हैं कि महाभारत का सारा युद्ध कृष्ण ही कर रहे थे, हाँ। लेकिन बाहर से तो डिटैच दिखाई दे रहे थे ना, कुछ नहीं कर हाँ। रहे हैं, बाहर से तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। या। बर्बरिक से पूछा गया कि कौन युद्ध लड़ रहा था, तो उसने तो कहा ना कि सारे बाण तो कृष्ण के ही हाथ से चल रहे थे। तो वैसा अगर हम माने तो केतु की भी दो पर्सनैलिटी हमें देखने को मिलेगी। एक तो विड्रॉल, जिसको हम डिटैचमेंट मान लेते हैं। इस पर मैंने 5-6 पार्ट में पूरा आर्टिकल लिखा है वेबसाइट पे, आप भी पढ़िएगा। अच्छा। तो केतु में जहां हम डिटैचमेंट समझ लेते हैं ना, कई बार वो विड्रॉल होता है हमारा। नम्बनेस होती है हमारे भीतर की, कि हम इस चीज के प्रति नम्ब हो गए, अब हम डिटैच फील करेंगे। हाँ। वो डिटैचमेंट नहीं कहलाता है। अच्छा। वो तो भागने वाली बात हो गई ना। तो केतु के इन दो लेयर्स को देखना बहुत जरूरी है। तो हाउ द पर्सन डिस्कनेक्ट्स ड्यूरिंग सफरिंग, कैसे वो डिस्कनेक्ट करता है अपने आप को, ये हमें केतु से पता चलेगा। स्ट्रॉन्ग केतु होता है तो शांत रह करके, चुप रह करके सहने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। अकेलेपन में अपने आप को अकेला करके, जिसको हम कहते हैं चिंतन करना, चिंतन करने की, आत्म मंथन करने की क्षमता बढ़ जाती है भीतर। उसके अलावा स्पिरिचुअल लचीलापन आ जाता है। स्पिरिचुअली व्यक्ति जो है बहुत लचीलेपन में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज को पाने की क्षमता, पाने की इच्छा बहुत कर रहा है, बहुत एम्बिशन से भर गया है। अगर हम स्पिरिचुअली भी एम्बिशन से भरे हैं ना, तो हम एम्बिशन से ही भरे हैं, चाहे फर्क नहीं हाँ। पड़ता कि हम स्पिरिचुअली भरे हैं। या। वहां पे राहु ही काम कर रहा है। या। और मैं तो ये कहता हूं कि राहु केतु को हम अलग अलग मान के चलते हैं ना, ये अलग अलग है नहीं, ये अलग अलग प्रतीत होते हैं सिर्फ। या। ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है कि हम ये मानकर चलते हैं कि राहु तो हमें फंसाता है और केतु हमें मुक्त करता है। केतु कई बार, मैक्सिमम टाइम, मुक्ति का भ्रम पैदा कर देता है, क्योंकि वो राहु के सामने है, राहु का ही वो हिस्सा है। हाँ। तो वो कैसे कैसे कुछ नया दे सकता है, कैसे उल्टा दे सकता है। अब स्पिरिचुअल रेसिलेंस हो गया, इनर विटनेसिंग कैपेसिटी, आंतरिक रूप से साक्षी, मतलब जो घटना घट रही है उसको हम सिर्फ देखें, जजमेंट ना करें, उसमें डूब ना जाएं। इसी को तो डिटैचमेंट कहते हैं ना। या। एक्चुअल डिटैचमेंट यही है कि हम साक्षी भाव को प्राप्त कर लें, सिर्फ देखने की क्षमता प्राप्त करें। वीक होता है केतु तो इमोशनली शट डाउन करेगा, इमोशनली एग्जॉस्ट कर देगा। स्केप करने की क्षमता आएगी, विड्रॉल करने की क्षमता आएगी, भाग जाने की क्षमता आएगी, नम हो जाएगा व्यक्ति, चीजों के प्रति सेंसिटिविटी खत्म होने लगेगी। ये एक्चुअली वीक केतु का परिणाम है। इसके बाद जिंदगी से ही निराशा से भर जाता है। कुछ लोग होते हैं ना जो ये कहते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, खासकर एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते समय तो मैं देखता हूँ, सर सर अब अगला जन्म नहीं लेना है। हाँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब अगला जन्म नहीं लेना है। हाँ। मैं कहता हूँ आपकी इसी बात के कारण आपको नया जन्म मिलेगा। अगला जन्म नहीं लेना है मत बोलिए, ये बोलिए कि जितनी बार जन्म लें उतनी बार बहुत गहराई से जी सकें, ऐसी क्षमता प्राप्त या। करें हम। और तो इसमें बड़ा जिंदगी से जो, सेंसिटिव, बड़ी फाइन लाइन पे ये स्ट्रांग और वीक हाँ केतु, मतलब ये मिक्स हुआ हुआ है। बड़ा हाँ बिल्कुल मुश्किल मिक्स से है ना। डिसाइफर हो सकता है ये कि हाँ, ये दूध में पानी की तरह मिक्स है ये। या हाँ ये इतना इजी नहीं है जैसा आप बताएं। वीक और स्ट्रांग केतु, ये तो दोनों चीजें एक ही लग रही हैं मुझे तो। हाँ, दोनों चीजें एक ही लगती है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ देखिए। अब अगर हम देखें तो शराब पी करके एक आदमी रोड के किनारे पड़ा हाँ। है ना, और एक व्यक्ति स्पिरिचुअली रोड के किनारे पड़ा है। वो हाँ। स्पिरिचुअली अपनी साधना में इतना उतर गया कि शरीर का होश नहीं है, हाँ। सो गया है कि लोथ की तरह हो गया है, पता नहीं चल रहा है। दोनों को बाहर से देखेंगे तो एक जैसा लगेगा वो, एक जैसा लगेंगे या। लेकिन भीतर की स्टेट अलग है। तो वो जो भीतर की स्टेट है ना, वो केतु से दिखेगी। आपके भीतर की स्टेट कैसी है, और बहुत हद तक ये संभावना है कि हमारी भीतर की जो स्टेट है वो हमारे भ्रामक ज्ञान की उत्पत्ति से आया हुआ भ्रामक डिटैचमेंट हो, जिसको हम कह रहे हैं कि डिटैचमेंट है, लेकिन असल में वो डिटैचमेंट नहीं है। 5-6 पार्ट का आर्टिकल पूरा लिखा है मैंने, आप अच्छा। पढ़िएगा उसको। ठीक है। आप फिर बताइएगा मुझे कि वो हाँ। कैसा लगा।
अब आगे बढ़ते हैं प्रिडिक्टिव टेक्निक्स। इसमें मैंने चार पांच पांच अलग अलग तरीके की टेक्निक ली है। फर्स्ट लेयर की है सारी, इसमें ठीक है। सेकंड लेयर में अभी नहीं जाना है हमें, हाँ। नक्षत्रों पर। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे D1 के लग्न लॉर्ड को D27 की प्लेसमेंट से। ठीक है। अगर ये D27 में एग्जॉल्टेड हो जाता है तो लग्न लॉर्ड हमारा D27 में स्ट्रांग हो गया। हाँ। फिजिकल क्षमता, जो माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्षमता है, वो हमारी बन गई। अच्छा, यहाँ पर तो और भी बात है ना कि अगर मून स्ट्रांग है और मार्स स्ट्रांग है, सैटर्न स्ट्रांग है D27 में, लेकिन लग्न कमजोर है, तो अब हाँ। उस स्ट्रेंथ को झेलेगा कौन? मामला उल्टा हो गया। या। तो हमारा लग्न भी जो है ना, वो स्ट्रेंथ में होना जरूरी है, तभी हम स्ट्रेंथ को झेल भी पाएंगे। स्ट्रांग इन केंद्र त्रिकोण, D27 में ही केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, या बेनिफिक के साथ दृष्ट हो जाए या बेनिफिक के साथ बैठ जाए, हम्म। देन द नेटिव सर्वाइव्स क्राइसिस बेटर देन एक्सपेक्टेड। अगर वीक हो जाता है तो एक्सटर्नल सक्सेस में हाइड इंटरनल इंस्टेबिलिटी। मतलब बाहर से बहुत सक्सेसफुल है, बाहर से बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन भीतर सब कमजोर है। जो आजकल की सोशल मीडिया की लाइफ है, या। जिसको हम कहते हैं कि सोशल मीडिया की लाइफ, बाहर से या। सब खुश दिखाई देते हैं, भीतर सब दुखी हैं। यप। अब डी हमने D27 में लग्न को देख लिया। इसके बाद हमें देखना पड़ेगा, लग्न से पता चल गया, तो अब हमें जाना पड़ेगा D27 में कौन से प्लेनेट दशा के थ्रू एक्टिवेट हो रहे हैं। जैसे जब भी महादशा या अंतरदशा एक्टिवेट करे अफ्लिक्टेड D27 प्लैनेट्स को, कोई प्लेनेट अगर अफ्लिक्टेड है D27 में, और दशा और अंतरदशा में वो प्लेनेट एक्टिवेट हो रहा है, तो इसका मतलब कि अब आपको चेक करेगा वो। D27 का लग्न लॉर्ड अगर दशा में एक्टिवेट हो रहा है तो आपको चेक करेगा। राहु केतु अगर हो रहे हैं तो आपको चेक करेंगे। मून और सैटर्न हो रहे हैं तो भी चेक करेंगे। देन होता क्या है कि इंटरनल प्रेशर जो है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता कि कैसे बढ़ गया। आंतरिक प्रेशर बढ़ जाता है व्यक्ति के ऊपर, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है। ये टेक्निक 2 का ही दूसरा पार्ट है। इंटरनल प्रेशर इंक्रीजेस ड्रामेटिकली इफ दिस ऑफन मैनिफेस्ट एज बर्नआउट, फियर, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, सडन एग्जॉशन। तीसरी टेक्निक में हम क्या करेंगे, देखेंगे ट्रांजिट को। जब D27 में सेंसिटिव पॉइंट से कोई हैवी ट्रांजिट हो रहा हो, या। ये टेक्निक एक्चुअली बहुत बहुत एडवांस है, और इस टेक्निक के अपने आप में कई लेयर्स हैं। जैसे कि हम दृक्कणा में देखते थे ट्रांजिट को, जैसे कि या। इसमें नवांश में देखते थे, 64th नवांश में, या। बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब मान लीजिए कि हम एक सेंसिटिव पॉइंट, मैं अब यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे हम 8th हाउस के दृक्कणा को देखते थे, D3 में 8th हाउस को हम मानते थे 22nd हाँ। दृक्कणा। उसी तरीके से हमने 64th नवांश को माना, वो भी 8th हाउस में ही पड़ता है। इसी प्रकार से D27 का तो कोई हिस्सा फॉल करेगा ना या। 8th हाउस में, या। वहां पर वहीं वहीं से जब लेयर उतारेंगे तो वो लेयर हमें और आगे बढ़कर मिलता चला जाएगा, वो सेंसिटिव पॉइंट अगला बन जाएगा। तो और इसमें बहुत सोचने जैसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है अगर थर्ड नंबर पार्ट लग्न का पड़ता है तो 8th हाउस का थर्ड नंबर पार्ट ही पड़ेगा D27 में। या। उसके जो डेटी हैं या जो उसकी जो डिग्री है वो सेंसिटिव पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। तो वेन एवर सैटर्न राहु एंड केतु ट्रांजिट ओवर D27 लग्न, सैटर्न राहु केतु बेसिकली मेलेफिक प्लैनेट है, इसीलिए इसको लिया गया है। D27 के मून के ऊपर से या राहु केतु के एक्सिस के ऊपर से अगर ये ट्रांजिट हो तो ये सेंसिटिव होता है। एक जो मैंने और बहुत प्रोमिनेंटली चीजों को देखा है, वो ये कि प्रत्यंतर दशा का जो लॉर्ड है, हाँ। न दशा न अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का जो लॉर्ड है D27 में,
उस पर से राहु केतु सैटर्न मार्स तक का ट्रांजिट प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करता है व्यक्ति के लिए। इंटरनली एक्चुअली प्रतिकूल होती है व्यवस्था, बाहर से तो सब सही लगता है। जी हाँ। तो जो ये टाइम ऊपर लिखी है इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि व्यक्ति कार्मिक प्रेशर के फेज में है, इंडोरेंस टेस्टिंग के फेज में है, या फिर आइडेंटिटी का कंप्रेशन हो गया है। आइडेंटिटी को यहाँ पर सेल्फ से हमें लेना पड़ेगा कि व्यक्ति का जो सेल्फ है हाँ। वो यहाँ पर आइडेंटिटी की तरह लिया गया है। फोर्थ नंबर टेक्निक। अब यहाँ पर D1 के प्रॉमिस और D27 की कैपेसिटी पर देखना है मामला। अगर हम इस एक लाइन को समझ जाए तो हमें D27 समझ आ जाएगा ठीक है। कि D1 में हमें प्रॉमिस मिलता है, D27 में कैपेसिटी मिलती है उसको झेलने की। ये मास्टर लेवल का प्रिडिक्शन है, प्रिंसिपल है। अगर आप यूज करें इसको तो बहुत गहराई से प्रिडिक्शंस आ सकते हैं। और अभी तो मैं या सिर्फ टेक्निक के बारे में बता रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस करेगा कोई तब समझ में आएगा उसको और हाँ। भी गहराई से। तो समटाइम्स क्या होता है, D1 प्रॉमिस करता है कि कैरियर में बहुत राइज होगा, फेम बहुत मिलेगा, ऑथोरिटी बहुत मिल जाएगी, लेकिन D27 क्या करता है, कैपेसिटी को होल्ड नहीं कर पाता। तो वैसी सिचुएशन में सक्सेस आएगी, जो अभी आपने कहा बिल्कुल कि हाँ। सक्सेस आ गई, लेकिन सक्सेस आने के बाद वो कोलैप्स कर गया। या तो ऐसा उस स्थितियों में हो सकता है। या फिर सक्सेस आ गई और उसके अंदर आंतरिक शांति नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, बहुत सारा पैसा कमा लिया लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। सेटिस्फैक्शन नहीं है यार। तो ये जो स्थितियां हैं, डेस्टिनी जो है वो कंफर्टेबली उसको सस्टेन नहीं करने दे रही है, ये सारी स्थितियां जो है D27 में मिल जाएगी। समझ गए। और ये फोर्थ नंबर टेक्निक से हम देख सकते हैं दोनों के प्रॉमिस और कैपेसिटी। अच्छा, इसमें मैं समझने के लिए एक एग्जांपल को रख सकता हूँ। हाँ। सपोज कीजिए कि हम D1 में देखते हैं मैरिज कैसी है, अच्छी दिखाई दे रही है। हाँ। D9 में जाकर देखते हैं खराब है, तो हम मानते हैं ना कि खराब है। हाँ। अगर D1 और D9 में दोनों में अच्छी है और D27 में खराब है तो क्या मानेंगे? वहां पर दोनों जगह ठीक है, पर D27 में उसकी जो इनर, अब ये भी देखना है कि क्या देख रहे हैं हम, कि उसकी इनर कैपेसिटी क्या है उसको हैंडल, उन खुशियों को हैंडल करने की। हाँ, अंदर से आदमी कितना सेटिस्फाई है। कितना सेटिस्फाइड है। बाहर से परफेक्ट कपल दिख रहे हैं लेकिन अंदर क्या हालत है। तो आपने वैसे वीनस का बताया, आपने जो प्लैनेट्स बताया उसमें आपने वीनस का नाम नहीं लिया, तो इसका कोई है? वीनस का नाम, वीनस का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम मैरिज की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, ओवरऑल जिंदगी बात में कर रहे क्या हैं। सिचुएशन होती है उसकी बात कर रहे हैं। आप एक एक प्लेनेट को अलग अलग लेकर के भी देख सकते हैं। वीनस को ले लीजिए या फर्स्ट और सेवंथ के लॉर्ड को देख लीजिए, तो या D27 में 17 के एक्सिस को देख लीजिए। तो वीनस सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन और रोमांटिक सेटिस्फैक्शन, इंटीमेसी सेटिस्फैक्शन को दिखाएगा D27 में। हाँ, लेकिन बेसिकली वो फिजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है। तो इंटरनल हम सेटिस्फैक्शन, हाँ। रोमांटिक सब सेटिस्फेक्शन बोले इंटरनल तो है वो D27 में। हाँ। सब इंटरनल है, फिजिकल कुछ भी नहीं है। तो वीनस भी देखेंगे ना तो फिजिकली प्लेजर को नहीं देखना है हमें, हाँ। इंटरनल प्लेजर को देखना है। जो स्पिरिचुअलिटी से मिलने लगता है वो इंटरनल प्लेजर है, स्पिरिचुअलिटी ये से भी मिलता है फिजिकल प्लेजर। इंटीमेसी बड़ी अच्छी है, पर इंटरनली फिर भी वो अपने आप को क्लोज नहीं हाँ, समझता इंसान। संतुष्ट नहीं है। यहीं हाँ, से संतुष्ट नहीं संतुष्ट है नहीं तो वीनस, समझ। या वीनस देखेंगे। लोग बोलेंगे जब वीडियो हमारी देखेंगे तो सब बोलेंगे कि ये नीरज तो कपिल जी को ही पढ़ाने लगा। या वही वही तो, इसीलिए तो मैं लाता हूं आपको, जिससे मैं भी सीखूं। नहीं नहीं, और मैं ये मैंने एक्चुअली आपसे ही सबके सीखा, लिए बोल। ये इस चार्ट के बारे में मैंने आपसे ही सीखा। तो लोगों को हाँ, तो वो वैसे ही तो पता आप होना चाहिए। बोल रहे हैं, वो तो आपका बड़प्पन है, आप बता रहे हैं, लेकिन हाँ। एक्चुअली मैं आपको नहीं, मैं तो सबके लिए यहाँ पर बोल या रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए। अब 5 नंबर की ये लास्ट टेक्निक जो है ये मैंने क्या ली है वो बता देता हूँ। यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ का पता चलेगा D27 से। स्पिरिचुअली ग्रोथ तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि ग्रोथ के लिए दूसरे चार्ट्स हैं, हाँ। लेकिन इंड्योरेंस जो है, स्पिरिचुअल इंड्योरेंस, आप तपस्या में कितने स्टेबल रहते हैं। जैसे पहले पहले के जमाने में तपस्या करने वाला व्यक्ति 5,000 साल 10,000 साल तक भी तपस्या कर लेता था। या अब उतना सस्टेन नहीं कर पाएगा ना। या अब तो 2 महीने भी सस्टेन कर जाए तो काफी है। काफी है। तो
वो सस्टेनेबिलिटी जो है तपस्या की, स्पिरिचुअल सस्टेनेबिलिटी, वो पता चलेगी हमें D27 से। और वो केतु को देख के लगेगी या किस कोई और भी प्लैनेट होगा? हाँ, उसके प्लेनेट आगे अभी मिलेंगे। अच्छा। लेकिन होता क्या है कि ये स्पिरिचुअल ग्रोथ बोलेंगे, D27 बिकम्स एक्सट्रीमली एक्टिव ड्यूरिंग साधना के समय। जब भी आप साधना कर रहे हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है D27। तो कौन सा प्लेनेट होगा? जुपिटर, नाइन्थ लॉर्ड, हाँ। नाइन्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, केतु। केतु को, अब देखिए यहाँ पर केतु को लेकर के मेरा अपना जो अनुभव है वो ये कहता है कि केतु को हम ये ना कहें कि वो साधना से जुड़ा हुआ प्लेनेट है। हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि वो हमें निराशा और डिटैचमेंट का विड्रॉल तो देता है, लेकिन उसमें स्पिरिचुअलिटी है। ये मामला उस व्यक्ति को हमेशा खराब लगेगा, उस व्यक्ति को हमेशा उसमें शक शंका होगी, जो व्यक्ति रियल में कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल खोज रहा है। तो उसको पता चलेगा कि ये राहु और केतु जो है ना, ये एक ही चीज के दो अलग अलग सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ। एक ही बात है दोनों, बस हम दूसरे तरफ से देख रहे हैं इसको। दूसरी तरफ से देख। तो ये तो पक्का है कि विड्रॉल तो देता है, आइसोलेट तो करता है, लेकिन वो आइसोलेशन व्यक्ति किस तरीके से लेता है ये ज्यादा जरूरी। या। वहां पर ना स्पिरिचुअल कैपेबिलिटी है कि आप कैसे लेते हैं आइसोलेशन। समझ गया। आप अपने जैसे आपने कहा ना कि आपका सैटर्न 8th हाउस में है, हाँ। आप अपने लग्न को भी देखिएगा, क्योंकि आनंद तो लग्न ही ले रहा है ना। हाँ। आइसोलेशन से आनंद कौन लेगा? लग्न ही तो लेगा। लगनी तो ले रहा है यार। तो आइसोलेशन के टाइम में बहुत एक्टिव हो जाता है D27। और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन हो अगर, जैसे कि व्यक्ति सेलिबेसी फॉलो करने लगे, तो ये स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है ना, इस हाँ। समय में बहुत एक्टिव हो जाता है ये। अच्छा, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, सफरिंग हो रही है और उससे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो भी ये एक्टिव हो जाता है। अगर D27 स्ट्रांग है, तो यहाँ पर स्ट्रांग किन किन चीजों को हम ले सकते हैं? वो सारे प्लेनेट जो आप बता रहे थे, जुपिटर, केतु, लग्न, वो सब हाँ। तो होना चाहिए हमारा। हाँ। सैटर्न भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जो भी प्लेनेट वीक है ना, वहां पर जाकर हम टूट जाएंगे। कहीं तो टूटेंगे ही ना, कोई भी या। परफेक्ट तो होता नहीं है। या। हर व्यक्ति कहीं तो टूटेगा। तो वो जहां टूटेगा उसका पता D27 में लग जाएगा। तो बिना बिटरनेस के इंडोरेंस जो है वो पैदा हो, और सरेंडर आए, बिना कमजोरी के सरेंडर आए। एक तो सरेंडर ये हुआ कि हमने युद्ध में हरा दिया, तो हाँ। सरेंडर हो गया। स्पिरिचुअल सरेंडर वो नहीं है। स्पिरिचुअल सरेंडर जो है ना, वो खुशी से अपने को देना है, खुशी से अपने को सौंपना है, अपने आनंद के लिए, अपने अपनी चेतना के आनंद के लिए अपने को सौंपना है। तो वो स्पिरिचुअल जो मामला है, वो बिना दुख के, बिना वीक हुए जो सरेंडर आता है ना, वहां पर आपको सरेंडर जबरदस्ती नहीं लिया गया, या। आपने दिया। आपने दूसरे को कहा कि तुम मेरे पे अधिकार जमाओ, जिसको हम कहते हैं प्रेम भरा सरेंडर। हाँ। वो भी D27 में दिखाई देगा। वो तो डी ये जो ट्वेंटी डी सेवन ही ट्वेंटी अलाउ करेगा। तो ये जो D27 है, ये नहीं बताएगा कि अच्छा इस ट्रांजिट और इस दशांतर दशा में घर मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, शादी होगी। ये सिर्फ मेंटल नहीं। स्थिति बताएगा उस वक्त क्या हाँ। तुम्हारी स्थिति है। घर मिले है, पर खुशी नहीं हुई अंदर से। हाँ, अंदर जो स्ट्रेंथ है ना, बुरी हाँ। परिस्थितियों में स्टेमिना जो है, एंड्योरेंस जो है, वो इंश्योरेंस बताएगा जो ये। है। हाँ। किसी भी परिस्थिति में हमारी इंड्योरेंस तो चाहिए ना, हम सक्सेस या। होते हैं तब भी तो इंड्योरेंस चाहिए। इंश्योरेंस चाहिए या। हम समझ गया। खुशी भी कितनी झेल पाएंगे ये हमें D27 ही बताएगा, झेलने हाँ। की जो क्षमता है एक्चुअली। मोटे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं D27 shows what life gives, D20 सॉरी D1 shows what life gives, यस। D27 shows what you can carry। कितना आपको लाइफ से मिलता है और उसमें से कितना आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, रख सकते ये हैं। D27 से पता चलेगा। समझ गए। अब कुछ कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिए हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है हमारे व्यूअर्स के लिए, कि कॉम्बिनेशन को लिटरल लेके नहीं चलना है। ये बस समझने के लिए दिया गया है कि ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। हाँ। इसको आप एज इट इज लगाएंगे अगर कोई, तो फिर हो सकता है सेम रिजल्ट ना मिले, क्योंकि हर व्यक्ति का चार्ट अलग है, उसकी दशा अंतर्दशा बहुत बातों पर डिपेंड करता है मामला। या। जैसे मून राहु D27 में हो, तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि व्यक्ति को किसी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है।
या फिर साइकोलॉजिकली एग्जॉस्ट भी हो सकता है व्यक्ति, ऐसी परिस्थितियां हो, तो ये इमोशनल ये कंजंक्शन एम्प्लीफिकेशन और करेगा। ट्राइन दोनों हो? दोनों दोनों दोनों। दोनों, ठीक है। कंजंक्शन, क्योंकि राहु तो ट्राइन से मून को देखने लगेगा ना, हाँ तो हाँ। ये इमोशनल एम्प्लीफिकेशन कर देगा। जब इमोशनली एम्प्लीफिकेशन हो जाता है ना, तो व्यक्ति हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। अब वो इमोशनली हाइपर सेंसिटिव हो गया तो वो उसके लिए परेशानी का मामला हो गया है, तो क्योंकि अच्छा, वो ये जरा मैं सी बात से हट। पूछना चाहता हूं। अच्छा, अब ये देखो, जैसे अगर फियर हो गया ना, पर कुछ लोगों को जैसे देखो, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, दरवाजे खुल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोग कहेंगे ये पागल हो चुका है, पर उसमें वो पागलपन नहीं, वो हो ही रहा है। तो वो कैसे, वो भी यहीं से देखेंगे या उसकी कोई और चीज होगी? वो तो बाहरी बात है ना, अगर वो हो रहा है तो बाहर की बात है। बाहर की बात है। लेकिन अगर हेलुसिनेशंस होने लगे हैं, हाँ, हेलुसिनेशन। स्क्रिजोपेनिया हो गया है, हाँ, तब तो D27 में जाएंगे। ठीक है, ठीक है। क्योंकि इतना पक्का है वो, गेट बंद होने वाली बात और खिड़की बंद होने वाली हाँ, जो बात है ना, इसमें 95-98% तो होता नहीं है, व्यक्ति को पता चलता है। अच्छा। इसमें 98% तो उसके दिमागी खेल की बात है वो, पर लेकिन वो जिनको हो इतना रहा है रियल उनका, लगने लगता अच्छा, जिनको, है। हाँ, जिनके घर में उनका ये सब हो स्टेट रहा अलग है, है। हाँ, उनका D27 में राहु और मून मिलेगा या नहीं मिलेगा फिर? नहीं मिलेगा ना, अगर रियल में ठीक है। हो रहा है तो नहीं रियल में मिलेगा। नहीं हो, हाँ, ठीक है। रियल में हो रहा है तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, हालूस, स्किज़ोफ्रेनिया है, हाँ बीमार हो गया है मानसिक रूप से, हाँ, तब मिलेगा। तब मिलेगा, ठीक है, समझ गए। अगर रियल में भूत है, रियल में कोई आत्मा है, तब नहीं मिलेगा। ठीक है। कि जो कहते हैं अरे मुझे ब्लैक मैजिक कर दिया मेरी सास ने या मेरी मौसी ने या इसने उसने, वो तो भ्रम भी हो सकता ब्लैक है या असली में भी हो सकता है? ब्लैक मैजिक कोई खेल थोड़ी है जो मन में आएगा वो कर देगा। हाँ आज तो हम ऐसे ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, ऐसे हम तंत्र की बात करते हैं, ऐसे हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, जैसे कि मिठाई हो हाँ। और बांटी जा रही हो। जैसे मोक्ष आसानी से नहीं मिलता ना, वैसे या तंत्र भी आसानी से नहीं होता है। या ये हमारे मेंटल इफेक्ट का नतीजा है। इफेक्ट का, हाँ। हम अगर मान लेंगे जिस समय में कि फलाने ने जादू कर दिया, या तो आधा जादू तो आपने खुद पर कर लिया खुद उसी पे कर समय। लिया। ये नहीं देखा कि अच्छा जॉब इसलिए गई क्योंकि दशा अंतरदशा और ट्रांजिट आ गई, तब पर तुमने ये सोचा हाँ, कि नहीं, उसने यहां पर आई थी घर पे, ये छोड़ के चली गई, या इसलिए अब सब जॉब चली गई क्योंकि ये कुछ कर रही है? और बड़ा मजेदार मामला तो ये है कि ये सारी चीजें इंटेलिजेंट लोगों में देखने को मिल रही है। हाँ। वो पूछ रहे हैं कि कोई ब्लैक मैजिक तो किसी ने नहीं कर दिया। हाँ। और जब वो पूछते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि ये कोई मिठाई नहीं है कि कोई भी आपके लिए बनाकर आपको खिला देगा। या उसके लिए व्यक्ति का एक स्टेट जरूरी है, और सीधी सी बात है कि ये सारी चीजें बैकफायर भी तो करती है। हाँ। जो लोग तंत्र में उल्टी साधनाएं करते हैं, वशीकरण की साधना या फिर कोई किसी को मारण की साधना, उच्चाटन की साधना, इन सब साधनाओं को करने वाले व्यक्ति, या फिर कर्ण पिशाचिनी की साधना, या ये सब साधनाओं को करने वाले व्यक्तियों की हालत कितनी खराब होती है ये हमें नहीं पता चलता। या सच। मरने के बाद उनकी बॉडी नहीं चलती बढ़िया से, शरीर को आग नहीं लगती है अच्छे से मरने के बाद। वाह। और हम इस साधनाओं को इतनी आसानी से, ये सब बातों वो बातें बोल बोल करके हम इसको ऐसे बेच लेते हैं जैसे कि बेच हम लेते हैं। गेहूं चावल बेच रहे हो, गेहूं चावल, या ग्रोसरी का सामान बेच रहे हो। तो आजकल तो मार्केट है ना, बेचने का मार्केट है, बेचने का, बेचो या जो मना है वो बेचो। हाँ, हर कोई पॉडकास्ट कर रहा सब है दिखाओ। ब्लैक मैजिक पे, इस पे उस पे, कि जैसे हर किसी को हो रहा है। हाँ, और हर किसी और को तपस्या मिल और फिर जाती ये है, हर लगता है कि किसी को अच्छा मोक्ष मिल इंडिया में जाता है। इतना हो रहा है ब्लैक मैजिक, वाह। मैं क्या बताऊं, मैं एक क्लाइंट के सामने पड़ा, उनको एंटिटीज दिखाई देती थी। अच्छा। और एंटिटीज का मतलब कि कमरे में, किचन में, घर में अपने कुछ है, कोई आकृति है या कोई है, ऐसा उसको दिखाई पड़ता था। हाँ। उसका स्वरूप नहीं होता था पूरा पूरा, लेकिन हाँ दिखता था। अब बहुत मजेदार बात यह है कि उसने मुझे उसका प्रूफ मोबाइल में रिकॉर्ड करके दिखाया। ये हेलुसिनेशंस होता तो मोबाइल में नहीं आता ना। नहीं आता। या
और मोबाइल में भी पता नहीं उसका किस प्रकार का मोबाइल था या जो भी था, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से मोबाइल में दिख नहीं रही थी वो चीजें। लेकिन हाँ, ये पता लग रहा था कि जो ये मार्क करके बता रही है वहां पर कुछ ना कुछ तो है। हाँ। तो जब कुछ होगा ना, वो बाहर की आंखों से भी दिखेगा और भीतर की आंखों से भी दिखेगा। बल्कि इसके उल्टे आप समझिए कि आपको बाहर की आंखों से ना दिखे, भीतर की आंखों से दिखना जरूरी है। भीतर की वो आंखें नहीं जिसको हम भीतर की समझ रहे हैं, जो डर से पैदा होती है वो नहीं, जो विजडम से पैदा होती है उस आंख को दिखना चाहिए। क्योंकि एक वो लोग होते हैं जिनको, जो जिनको स्किज़ोफ्रेनिया, और उन्हीं को दिख रहा है कोई। हाँ और एक वही लोग लोग, होते हाँ। हैं संत, जो तुमसे बात कर रहे हैं पर उनको ये भी पता है कि यहां पर कोई खड़ा हुआ है, यहाँ कोई देवी देवता खड़े हुए हैं मेरे सामने। हाँ, तो वो वो भी तो घबराता नहीं है ना। डिफरेंस है। वो घबराता नहीं है ना। हाँ। हाँ वो वो परेशान नहीं होता है हाँ ना। वो परेशान नहीं वो होता। ना वो ना तो निगेटिव को देख के परेशान होगा ना पॉजिटिव को देख के। हाँ। क्योंकि उसको पता है जो मैं देख रहा हूं उसकी कितनी दूर की कहानी है। तो अगर आप किसी चीज को देखकर परेशान हो रहे हैं तो आप कमजोर है ना। हाँ। कोई भी व्यक्ति, हमें ज्ञान की कमी है एक्चुअली, तब हम परेशान होते हैं। अगर विजडम होगी तो हम परेशान नहीं होंगे। हाँ। अगर एक पुलिस वाले के घर में चोर आ जाए तो वो परेशान होता है क्या? नहीं। होगा। पुलिस वाला है ना, वो तो हैंडल या करेगा उसको। या लेकिन एक नॉर्मल आदमी के घर में चोर आ जाए तो हम तो या परेशान हो जाएंगे। या तो वही फर्क पड़ जाता है। वो जो जो विजडम जिसके पास है ना उसको तो दिखता रहे, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता यार। समझ गए। तो अब वापस स्लाइड पे आते हैं हम, नहीं तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ। ये साइकोलॉजिकल ओवरलोडेड हमने देखा। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, अच्छा क्या ये प्रोड्यूस करता है? जीनियस, इंट्यूशन बहुत देगा। मून राहु जब मिला हुआ है ना, एक बात आपने सुनी होगी कि वही लोग मानसिक रूप से परेशान होते हैं या मानसिक रूप से वही बीमारी की तरफ जाते हैं जो जीनियस होते हैं। जीनियस होते हैं, हाँ। नॉर्मल लोगों को, हाँ, या नॉर्मल लोगों को बीमारियां नहीं होती, मानसिक या बीमारी। जो जीनियस है ना, उनके वो माइंड के तल पर इफेक्ट भी उनको या ज्यादा होता है। तो मून राहु का ये कॉम्बिनेशन इंट्यूटिव भी बनाएगा बहुत, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देगा इंट्यूशन में। और अगर राहु मून आगे पीछे हो एक दूसरे के, तब भी होता है कॉम्बिनेशन, या सिर्फ ट्राइन या नहीं, इसमें कंजंक्शन? इसमें नाड़ी वाला हम ऐड नहीं करेंगे अच्छा। क्योंकि इसको हम किसी विशेष तरीके से देख रहे हैं ना। ठीक है। तो आगे पीछे का इसलिए ले लिया जाता है मून में क्योंकि मून के आगे पीछे कोई नहीं होगा या राहु केतु है सिर्फ, तो वो या केंद्रुम वाली स्थिति बन जाएगी। या फिर हमारे लिए काउंटर बात ये आएगी कि केंद्रुम योग को सिर्फ D1 में देखना है, दूसरे में क्यों देखना है? हाँ। तो फिलोसॉफिकली तो बहुत सारे काउंटर हैं। ठीक है। तो हम एक एक अगर प्रिंसिपल को लेके बढ़ेंगे तो हमारे लिए क्लियर रहेगा। या समझ गए। अब एंजाइटी ड्रिवन कोलेप्स भी ये कराता है मून राहु। एंजाइटी से कोलेप्स कर जाता है व्यक्ति, खुद से ही डर की कहानी बनाकर कि कल तो आज प्लेन पे चढ़े हैं, कल तो ये डूब जाएगा, कल तो या ये क्रैश कर जाएगा। और उस डर से आज ही एंजाइटी में आ गए हैं, परेशान हो गए हैं। ये सब D27 में मून राहु से मिलता है। अब यहाँ पे और बात है, यहाँ मैंने लिखा है डिपेंड्स अपॉन अवेयरनेस। तो जीनियस और इंट्यूटिव होगा कि नहीं, ये तो पता चलेगा अवेयरनेस पे कि इस कॉम्बिनेशन का उपयोग कैसे कर रहा है, इंट्यूटिव हाँ। कैपेबिलिटी का उपयोग कर पा रहा है कि उससे डर रहा है। हाँ। बहुत सारे लोगों में इंट्यूटिव कैपेबिलिटी होती है लेकिन वो नहीं उसका यूज कर पाते ठीक से। इसका एक एग्जांपल क्या है? हमेशा जब भी आपने उस इंट्यूटिव कैपेबिलिटी पर जा करके किसी चीज को प्रिडिक्ट किया, आपसे प्रिडिक्शन गलत हो जाता है, लेकिन जो प्रिडिक्शन रियल होता है वो आपके भीतर होता है। मतलब कि मैनिपुलेशन हो गया। हाँ। वो एक मून राहु का कॉम्बिनेशन करता है। अच्छा। तो अवेयरनेस चाहिए, बिना अवेयरनेस की दिक्कत आएगी। सैटर्न केतु, सैटर्न केतु को तो हम कहते हैं सन्यास योगा है ये, सन्यासी है ये व्यक्ति। या लेकिन ये व्यक्ति के भीतर की साइलेंट सफरिंग को दिखाएगा। साइलेंट होकर के कैसे व्यक्ति जो है सफरिंग को झेल रहा है, कार्मिक रूप से कितना हैवीनेस फील कर रहा है। इंड्योरेंस तो हमने देखा ही है, सैटर्न बताता हाँ। है। अगर ये जो ये जो कॉम्बिनेशन है
इस कॉम्बिनेशन के बाद व्यक्ति इवॉल्व कर गया है, व्यक्ति की चेतना अगर इवॉल्व कर गई है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल डेप्थ की तरफ ले जाता है, जो हम कहते हैं ना सन्यासी है। या लेकिन एट द सेम टाइम अगर अनकॉन्शियस है, अगर वो इवॉल्व नहीं कर पाया है, तो इमोशनली नम कर देगा और मेंटली बहुत प्रेशर में रखेगा, प्रोफेशन का प्रेशर या फिर और किसी चीज का प्रेशर। ठीक। नॉर्मली उसको किसी ना किसी चीज का प्रेशर हमेशा फील होता हाँ। रहे। मार्स राहु, ये बनेगा अंगारक योग, एक्सप्लोजिव चीजें क्रिएट करेगा ना ये तो। मार्स राहु का मिलना तो बारूद में आग का मिलने जैसा है। हाँ। तो यहाँ पर एक्सट्रीम कम्पिटिटिवनेस दे देगा, मतलब कि बिना मतलब के कॉम्पिटिटिव हो रहा है व्यक्ति, जहां जरूरत नहीं है वहां भी बातों को दिल पे ले लेता है, और बिना मतलब के ही है ना जीतने का प्रयास करने लगता है सामने वाले से। ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये हम्म। मार्स राहु का कॉम्बिनेशन D27 में। लेकिन क्या होगा, बर्नआउट का रिस्क, जल्दी कोलैप्स कर जाना तुरंत, जितना इम्पल्सिवली कॉम्पिटिटिव हुआ है उतना ही इम्पल्सिवली हार भी मान जाए। और एंगर का जो है इम्प्लोजन, एंगर जो है वो परेशान करे व्यक्ति को, अंदर दब करके परेशान करे, या अंदर दब करके कुछ बन जाए, कुछ नए रूप में बाहर आ जाए। या तो अब अभी तक जो हमने देखा ना 5 टेक्निक, हाँ। वही टेक्निक एक्चुअली हमारे देखने की है, उसी से हमें प्रिडिक्ट करना है बहुत कुछ। ठीक इसका है। मैं अभी एग्जाम्पल चार्ट नहीं लूंगा, मैं आगे स्लाइड में जो लिखा है वो दिखा देता हूँ। ठीक है। तो एवरी पर्सन हैज ए ब्रेकिंग पॉइंट, एस्ट्रोलॉजी शुड नॉट ओनली प्रिडिक्ट सक्सेस को, मैरिज को, मनी को, जॉब को, जर्नी को, सिर्फ इसी को हमें प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें D27 तक जा करके देखना चाहिए कि साइकोलॉजिकली व्यक्ति कहाँ सस्टेन करता है। और यहाँ पे लास्ट में लिखा है वेदर कॉन्शियसनेस फ्रेगमेंट्स और बिकम्स स्ट्रोंगर थ्रू द फायर, या तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी या टूट जाएगा व्यक्ति, दोनों में से एक होगा। ये हमारी तो स्लाइड यहाँ पे खत्म हो गई है। तो ये तो D1 बताएगा, D9 बताएगा कि अच्छा पैसा आएगा खूब, फेम आएगा खूब। D27 ये बताएगा कि तुम करोगे क्या उसका, हाँ, क्या से उसका तुम्हारी करोगे। मेंटल इफेक्ट होगा उसके ऊपर। हाँ हाँ। क्योंकि कुछ लोग वो होते हैं तो जो बताते सोशल हैं कि, मीडिया पे फेमस हो जाते हैं और एकदम डर जाते हैं और बंद कर देते हैं कि हे भगवान हाँ, ये क्या हो गया। वो तो वो तो बाहर से आते हुए बरसते हुए पैसे को दिखा रहा है कि कितना पैसा बरसेगा, हाँ। ये बताएगा कितना अपनी झोली में डाल सकेंगे। हाँ, बरस तो रहा है पर कितना आ सकता है तुम्हारे टब में। आ कितना सकता है, हमारा हाँ। पात्र कितना बड़ा है। हाँ। तो ये पात्र को दिखाता है सीधे, अगर हम मोटा मोटा कहें तो ज्योतिष देश काल पात्र का विज्ञान है। हाँ। तो इसमें जो पात्र है वो D27 में है। पात्र जो 27 में। ठीक है। ठीक है। तो अब हम अगली उसमें शायद पार्ट 2 में नक्षत्र पे, नक्षत्र नक्षत्र की करेंगे। बात हम वैसे मैं आइडिया दे देता हूँ, जिनको भी अगर नक्षत्र का पता है ना, हाँ, जिनको नक्षत्रों बहुत के सौ का बारे में पता है अब ज्ञान तो। है। अब तो बहुत सौ का हाँ, पता आपको बहुतों को पता है। है। या। तो इसमें क्या करना होता है, हम देखिए मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, क्योंकि अब तो सॉफ्टवेयर भी बता देते हैं कौन सी डिटी है कौन से हाँ चार्ट में। हाँ या। हाँ, अभी बता देता हूँ मैं। ये देखिए D27 अगर हम खोलें, ये है ना चार्ट, हाँ। अभी आएगा। ये चार्ट है, ऊपर हाँ। D1 है, नीचे D27 बनाया है मैंने। देखिए हाँ। इसमें राहु सन है ना, हाँ। 7th हाउस में, और 11/5 का एक्सिस है, 1/7 के एक्सिस में आ गया। या। हम कहेंगे कि ये व्यक्ति अंदर से संतुष्ट नहीं है हाँ। मैरिज को लेकर के। या। अब यहाँ पर अंशा रूलर्स है इसमें, ये यहाँ पर अंशा रूलर्स, सबों के लिए मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये जैसे अंशा सन रूलर्स यामा है। में हो गया। हाँ, अब यहाँ पर सारे प्लैनेट्स जो हैं उसके डेटीज यहाँ लिखे हुए हैं, वो नक्षत्र के जो ये तो डेटी हैं वहां वही पे। है ये। हाँ। तो कौन वसु में जा रहा है, कौन यम में जा रहा है, कौन पुष्ण में जा रहा है, पुष्ण तो ये रेवती का हाँ। है ना। यम जो है भरणी का है। या। तो इस प्रकार यम भरणी का है, किसका है यम, यामा भरनी है। अश्विनी भरणी, भरनी है भरणी ना। है ना, हाँ। हाँ।
तो इसी प्रकार से ब्रह्मा, उसके अलावा अग्नि, वायु, ये सारे के जो है हम देवता यहाँ पर से देख सकते हैं। और अच्छा। इन देवताओं के अनुसार जो देवताओं की कहानी है, वो कहानी हम लगा करके उस वो देवता कहाँ कोलेप्स करता है, वो डेटी कहाँ जाकर हार मानता है, वहीं जाकर आप हार मानेंगे। अच्छा। वो डेटी की जो इंटरनली क्षमता है वो आपकी क्षमता हो जाएगी। तो अब जैसे यहाँ पर इसका, इसमें सूर्य यामा पे है, तो यामा ने कब कलेप्स किया? यामा की स्टोरी यम में अगर देखें। यम तो कोलेप्स नहीं करता है ना, मृत्यु का हाँ। देवता है ना। हाँ, वो तो मृत्यु का वो तो देवता ही है। कोलेप्स नहीं। तो वो तो वो कलेप्स। हमेशा हमेशा उसी स्टेट में है ना, मृत्यु के स्टेट में। हाँ, जजमेंट के या स्टेट फिर में। आप, नहीं, जजमेंट का स्टेटमेंट नहीं, स्टेट नहीं है वो। मृत्यु का स्टेट का मतलब हो गया कि आप किसी चीज के बियॉन्ड चले गए ना। हाँ। अगर हम मोटे तौर पे कहें तो हम कहते जरूर हैं कि यम मृत्यु के देवता हैं। असल में तो वो मृत्यु के भी बियॉन्ड है ना। हाँ, क्योंकि अगर कोई नहीं मरेगा तो मृत्यु का देवता नहीं मरेगा, बाकी तो सब मरेंगे। तो बाकी सब मरेंगे, हाँ। सच या। समझ गए। तो बड़ा स्ट्रांग है वो। ठीक है। ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिसको भी सीखना है ज्योतिष, नीरज वर्मा के पास जाएं और सीखें। और आपका जो, क्या कहते हैं, जो डिविजनल चार्ट का जो कोर्स है उसमें आपने वैसे सस्ती आंशा पूरा कर दिया अभी, या वेट? नहीं, एक क्लास बाकी है उसकी, एक क्लास सस्यांशा बाकी है वाली। ना, हाउस में। हम्म। तो वहां आप सब कुछ सीख सकते हो जो ये बता रहे हैं यहाँ पर। वहां तो और भी इन डेप्थ में, वहां तो 2-2 घंटे की एक क्लास है। हाँ, वहाँ तो हमने बहुत डेप्थ में बहुत बात ही की, क्या, एडवांस छह लेवल की साठ बात है। महीने की क्लासेस है वहां तो, या। तो हाँ। वहां जाके देखें, और इनका चैनल भी है सत्य विशाख एस्ट्रोलॉजी। उस पे जाके देखें फिर ये, और सब कुछ सिखाएंगे हम सबको। और ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, उस पे भी कर ठीक है। दूंगा, आपके पे तो रहेगी। हाँ। तो ठीक है दोनों पे नीरज हो जी, जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ठीक आने है, की। बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू।